अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। अच्छा, हम जो लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे वो सीवीएस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हम आज एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्या क्या डिस्कस किया है। देन उसके बाद हम आज जो डिस्कस करेंगे उसमें हार्ट साउंड्स के रिलेटेड डिस्कस करेंगे, पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एज वेल एज ब्लड प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, और सो एक छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं। और उसमें हमने सीवीएस के बारे में जो डिस्कस किया था, जिसमें हमने दो तरह की सर्कुलेशन के बारे में डिस्कस किया था। वन वाज पल्मोनरी सर्कुलेशन, अदर वाज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इसके अलावा हमने कोरोनरी सर्कुलेशन के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, एज वेल एज ब्लड और हार्ट और ब्लड वेसल और हार्ट का आपस में क्या रिलेशनशिप है, ये भी हमने डिस्कस किया था कि हार्ट से ब्लड इजेक्ट होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्ट करता है ब्लड को, दैन वो एओर्टा के अंदर भेजता है। एओर्टा से आगे आर्टरीज के अंदर जा रहा होता है, देन आर्ट्रियोल्स के अंदर जाता है, देन कैपिलरीज के अंदर जाता है। वहाँ पे कैपिलरी बेड के ऊपर न्यूट्रिएंट्स और गैसेस की एक्सचेंज हो रही होती है, एज वेल एज देन ये वेन्यूल्स का हिस्सा बनती हैं, देन वेन्स का हिस्सा बनती है, देन सुपीरियर और इंफीरियर वेना का हिस्सा बनने के बाद ये राइट साइड ऑफ द हार्ट के अंदर ट्रेन हो जाता है। और ब्लड वेसल के हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, वेन और वेन्यूल्स के बारे में डिस्कस किया था शॉर्ट। इसके अलावा हमने उनके डायमीटर के बारे में डिस्कस किया था, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था, इलास्टिसिटी के बारे में डिस्कस किया था, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस वेसल के बारे में डिस्कस किया था, अनास्टोमोसिस और एंड आर्टरीज के बारे में डिस्कस किया था। और एग्जाम बेटा, ओके बेटा। इसके बाद हमने कैपिलरीज और साइनोसाइड्स में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। वेन्स और वेन्यूल्स के बारे में डिस्कस किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हमने डिस्कस किया था, दैट वाज कंट्रोल ऑफ ब्लड वेसल डायमीटर, कि ब्लड वेसल का जो डायमीटर है ये कैसे कंट्रोल हो रहा होता है। ऑल्सो आप लोगों ने पढ़ा होगा बुक से, एज वेल एज मेरी पीपीटी से आप लोगों को समझ आ गई होगी, लेकिन मेनली इसको थोड़ा सा मैं आपको अगेन बता देता हूँ कि वेजो मोटर सेंटर होता है जो कि ब्लड वेसल का डायमीटर कंट्रोल कर रहा होता है। बेटा, लेक्चर्स आर अपलोडेड ऑन द साइट। इसके अलावा जो ब्लड वेसल्स हैं, इनका जो मेनली ब्लड वेसल का डायमीटर और ब्लड जो फ्लो है मेनली तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही थी। वन वाज डायमीटर ऑफ द ट्यूब, अदर वाज लेंथ ऑफ द ट्यूब, थर्ड वन वाज विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। ओके, इसके अलावा हमने इम्पोर्टेंटली ये चीज़ डिस्कस की थी, दैट वाज लोकल रेगुलेशन। लोकल रेगुलेशन में इम्पोर्टेंट हमने ऑटो रेगुलेशन के बारे में भी डिस्कस किया था कि ऑटो रेगुलेशन हमने ये कहा था कि आर्गन की वो एबिलिटी होती है कि वो अपना ब्लड अब की जो फ्लो होती है वो अकॉर्डिंग टू नीड रेगुलेट कर रहा होता है। उसको हमने कहा था कि ये उसकी ऑटो रेगुलेशन की एबिलिटी होती है, ऑटो रेगुलेशन होती है। इसके अलावा लोकल रेगुलेशन के बारे में हमने डिफरेंट फैक्टर्स पढ़े थे, जिनमें हैपोक्सिया वाज मेन फैक्टर्स। इसके अलावा सर्टेन केमिकल्स रिलीज हो रहे होते हैं जो कि वेजोडाइलेटर और वेजो एक्टिव इन नेचर्स होते हैं। इसके अलावा कार्बन डाई नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में हमने डिस्कस किया था। ये सारी चीज़ें वन बाय वन हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी। इंस्टेड ऑफ दैट हमने कैपिलरी एक्सचेंज के बारे में भी डिस्कस किया था, और इनके इसके अलावा हाइड्रोस्टेटिक एज वेल एज ऑनकोटिक प्रेशर जो कि कैपिलरी हीमोडायनामिक्स के अंदर आता है, या फ्लूइड कैपिलरी हीमोडायनामिक्स के अंदर आता है, ये भी हमने वन बाय वन डिस्कस किया था। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किए थे, तो हार्ट की एनाटॉमी के बारे में डिस्कस किया था, कंडक्शन सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। तो इम्पोर्टेंट अगेन जो मेनली है इसमें कंडक्शन सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा हार्ट की वॉल्स के बारे में डिस्कस किया था, कवरिंग ऑफ दी हार्ट के बारे में डिस्कस किया था, इंटरनल और एक्सटर्नल व्यू देखा था हमने, इंटीरियर पोस्टीरियर व्यू देखा था। तो मूविंग टूवर्ड्स द टुडे लेक्चर, तो आज हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी है उसमें हार्ट साउंड्स हैं कि कैसे प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, कब प्रोड्यूस होते हैं, एज वेल एज हमने पल्स और ब्लड प्रेशर के बारे में भी डिस्कस करना है, और सर्टेन फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करना है कि वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करवा रहे होते हैं, ये इफेक्ट कर रहे होते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि श्योर स्ट्रोक वॉल्यूम को इफेक्ट कर रहे होते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट के जो हार्ट रेट होता है, ये जो पल्स होती है उसके ऊपर कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें आज हमने वन बाय वन इनको डिस्कस करना है।
लास्ट लेक्चर्स में हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी हार्ट वाल्व्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें ट्राइकस्पिड वाल्व थे, बाइकस्पिड वाल्व थे, पल्मोनिक वाल्व था, एओर्टिक वाल्व था। सो आप लोगों को थोड़ा बहुत याद होगा कि जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है वो कहाँ पे होता है, बाइकस्पिड वाल्व कहाँ पे होता है, एओर्टिक वाल्व कहाँ पे होता है, इंस्टेड ऑफ दैट पल्मोनिक वाल्व कहाँ पे होता है। ओके, और कार्डियक सिस्टम के बारे में हमने इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये डिस्कस की थी कि हैविंग एबिलिटी ऑफ ऑटोरिदमिसिटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी होती है, एक्साइटेबिलिटी होती है। ओके, सीक्वेंस ऑफ एक्साइटेशन जो कि हमने ऐसे नोड के बारे में डिस्कस किया था, ईवी नोड के बारे में डिस्कस किया था, इसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं कि जो ऐसे नोड होता है ना, ये बेसिकली स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, राइट एट्रियम के अंदर पड़े होते हैं, स्पेशली वहाँ पे जहाँ पे सुपीरियर वेना केवल इंटर हो रही होती है। ओके श्योर, इंशाल्लाह वी विल अपलोड। अच्छा हाँ, ऐसे नोड के बारे में बात कर रहे थे, तो ऐसे नोड्स बेसिकली स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जो कि राइट एट्रियम के अंदर पड़े होते हैं। पड़े कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे सुपीरियर वेना केवल इंटर हो रहे होते हैं। अब बेसिकली ये अनस्टेबल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट कर रहे होते हैं। ये जो इनकी जनरेशन की एबिलिटी है ना, ये 60 to 80 बीट्स पर मिनट के हिसाब से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट हो रही होती है। जो ऐसे नोड है इसके बारे में हमने ये भी डिस्कस किया था कि इसको प्राइमरी पेसमेकर ऑफ द हार्ट भी कहा जाता है। उसके बाद ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मूव करती है टूवर्ड्स एवी नोड, वहाँ पे फ्यू सेकंड्स के लिए जो कि 0.1 ऑफ द सेकंड वहाँ पे डिले हो रहा होता है, जिसे एवी नोडल डिले भी कहा जाता है। वहाँ पे डिले होता है, डिले होने के बाद ये एवी नोड की तरफ मूव करती है। एवी नोड से मूव करने के बाद ये आगे बंडल ऑफ फेज जो राइट बंडल और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस की तरफ मूव करती है, और एट द एंड ये जाके प्रकंजी फाइबर्स को स्टिमुलेट कर देती है, और प्रकंजी फाइबर्स क्या करते हैं, वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन करवा देती हैं। इसमें ये इम्पोर्टेंट था। इसके अलावा हमने नर्व सप्लाई टू दी हार्ट भी डिस्कस किया था कि ये सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि 20% होता है हार्ट को कंट्रोल कर रहा होता है, बाकी हार्ट का अपना सिस्टम है जो कि इसको कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अलावा हमने ईसीजी के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें वेव्स के बारे में डिस्कस किया था। एट्रियल कंट्रैक्शन होती है, वेंट्रिकल कंट्रैक्शन होती है। एक्शन पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किया था कि डीपोलराइजेशन हो रही होती है, देन रीपोलराइजेशन होती है। उसके बाद क्या होता है कि डीपोलराइजेशन के बाद रीपोलराइजेशन होती है, देन रीपोलराइजेशन होने के बाद देन रेस्टिंग मेम्ब्रेन टेंशन होता है। ये हमने चीज़ें डिस्कस की थी। आज हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी है, देन अगेन मूविंग टूवर्ड्स, ये हमने एरिथमियाज के बारे में भी डेफिनेटली डिस्कस किया था, और हमने एक चीज़ आइडेंटिफाई की थी कि जो नॉर्मल रिदम है, जिसे हमने साइनस रिदम कहा था, उसके लिए क्या चीज़ें हैं या क्या क्राइटेरिया है जो आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि जो रिदम है वो नॉर्मल है, ये साइनस रिदम है। उसके लिए इम्पॉर्टेंट हार्ट का जो रेट होना चाहिए वो बिटवीन 60 to 100 बीट्स पर मिनट के हिसाब से होना चाहिए, और हर बीट जो जनरेट हो रही होती है उसकी जनरेशन फ्रॉम दी ऐसे नोड होनी चाहिए। उसके बाद तीसरी चीज़ हमने ये डिस्कस की थी कि वो एक नॉर्मल कंडक्शन पाथवे को फॉलो करें, और जब वो पास कर रही होती हैं और एक पाथवे को फॉलो कर रही होती हैं, तो उनकी एक नॉर्मल वेलोसिटी होनी चाहिए। ये हमने क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था। कार्डियक अरिथमियाज के बारे में हमने डिस्कस किया था। Instead of that, now moving towards our lectures, today we are going to discuss about the heart sounds. अब जो हार्ट साउंड्स हैं, दीज आर मेनली 4 हार्ट साउंड्स होते हैं, ईच करस्पॉन्डिंग टू ए पर्टिकुलर इवेंट्स इन द कार्डिक साइकिल। तो कार्डिक साइकिल जैसे ही जनरेट हो रहा होता है, तो मेनली जो हम हार्ट साउंड्स सुन रहे होते हैं विद द स्टेथोस्कोप, वो मेनली 2 ही सुन रहे होते हैं, वन इज लो एंड अदर इज डोबल। और जो एस, इनको S1 और S2 बोला जाता है, और जब ये स्प्लिट होती हैं तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू S3 और S4। ओके, तो मेनली जो हार्ट साउंड्स लोबडोब होती है आर एसोसिएटेड विद द क्लोजिंग ऑफ हार्ट वॉल्व्स। फर्स्ट साउंड जो कि लोबे इज फायरली लाउड एंड इज ड्यू टू क्लोजर ऑफ ईवी वॉल्व्स दैट करेस्पॉन्ड्स विद द स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब जब भी हम बात करेंगे सिस्टोल की या वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात करेंगे, तो हमारे माइंड में एक चीज़ आनी चाहिए कि सिस्टोल का मतलब होता है कंट्रैक्शन होना, और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन होना। एक ऐसी कंडीशन जिसमें हम बात करेंगे सिस्टोल की, तो उसमें हमारे माइंड में ये चीज़ आनी चाहिए कि हम बात कर रहे हैं सिस्टोल, मीनिंग टू से कंट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट साउंड्स कब प्रोड्यूस होएगी या लोब की साउंड कब प्रोड्यूस होएगी, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होएगा और उसके रिजल्ट में जो एवी वाल्व हैं वो क्लोज होंगे। या ओके,
ओके, फर्स्ट साउंड जो कि हम लोग की बात कर रहे थे, लोग साउंड कब प्रोड्यूस होएगी बेटा, जब एवी वाल्व क्लोज होंगे। अब एवी वाल्व क्लोज होने के लिए क्या ज़रूरी है कि वेंट्रिकल का सिस्टोल होना, वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन होना। जैसे ही वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन होएगी तो एवी वाल्व जो होते हैं ये क्लोज हो जाते हैं, इसलिए कि बैक फ्लो को इनहिबिट किया जा सके। जैसे ये क्लोज होते हैं तो उस टाइम जो साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है, दैट साउंड इज नोन एज S1 और लुब साउंड या फर्स्ट साउंड। अब जो सेकंड साउंड होती है उसको कहा जाता है डुब या S2 भी इसे कहा जाता है। अब ये जो होती है ये सॉफ्टर होती है। जो S1 प्रोड्यूस हो रही है, ओके, जो S1 प्रोड्यूस हो रही होती है वो लाउड साउंड होती है, और जो S2 या साउंड 2 या डुब की साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है वो सॉफ्टर इन नेचर होती है। अब ये कब प्रोड्यूस होएगी, जब एओर्टिक और पल्मोनिक वाल्व क्लोज होंगे। अब ये कब क्लोज होते हैं, जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो रहा होता है। मेनली दो चीज़ें याद रखिएगा कि जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होएगा तो एवी वाल्व क्लोज होंगे। एवी वाल्व क्लोज होने के रिजल्ट में जो साउंड प्रोड्यूस होगी दैट साउंड इज लुब साउंड। और जब वेंट्रिकल डायस्टोल होएगा, वेंट्रिकल का डायस्टोल होएगा मीनिंग वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे, तो रिलैक्स होने के रिजल्ट में, वेंट्रिकुलर रिलैक्स होने के रिजल्ट में जो एओर्टिक और पल्मोनिक वाल्व हैं ये क्लोज होंगे। क्लोज होने के रिजल्ट में सेकंड साउंड प्रोड्यूस होएगी जो कि सॉफ्टर इन नेचर होगी, उसको डुब साउंड कहा जाता है। गॉट इट? यस एग्जैक्टली। अगर ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्लोज होंगे तो डेफिनेटली एवी वाल्व उनको कहा जाता है, तो लुब साउंड प्रोड्यूस होएगी। अगर सेमी लूनर वाल्व, यू कैन सी कि सेमी लूनर वाल्व जो कि एओर्टिक और पल्मोनिक वाल्व हैं, अगर सेमी लूनर वाल्व क्लोज होंगे तो डुब साउंड प्रोड्यूस होएगी। यू कैन आल्सो से दैट। हाँ गुड। इसके बाद हमने कार्डिक साइकिल की बात करनी है। तो कार्डिक साइकिल बेसिकली क्या होता है कि एट रेस्ट the healthy adult heart is likely to beat at the rate of 60 to 80 beats per minute. अगर आप हार्ट रेट नॉर्मली किसी भी पेशेंट्स का या हेल्दी एक अडल्ट का जो कि 70 kg में वेट है उसका ले रहे होते हैं तो एवरेज आप 72 बीट्स पर मिनट के हिसाब से ले रहे होते हैं, और उसका जो नॉर्मल है वो 60 टू 80 एज वेल एज 60 टू 100 बीट पर मिनट्स के हिसाब से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होने के रिजल्ट में 60 टू 100 बीट्स पर मिनट के हिसाब से हार्ट रेट प्रोड्यूस हो रहा होता है। अब कार्डिक साइकिल बेसिकली क्या है, कार्डिक साइकिल रेफर्स टू दी ऑल इवेंट्स एसोसिएटेड विद ब्लड फ्लो थ्रू दी हार्ट। अब हार्ट के अंदर दो ही मेनली चीज़ें हो रही होती हैं, वन इज सिस्टोल एंड अदर इज डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब ये है कि कंट्रक्शन ऑफ हार्ट मसल। अब कंट्रक्शन जैसे ही होएगी तो हार्ट के अंदर जितना ब्लड होएगा वो नॉर्मली एक स्पेसिफिक अमाउंट वेंट्रिकल्स के अंदर रह जाता है, बाकी वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर इजेक्ट कर देते हैं। ओके, तो जब डायस्टोल की कंडीशन होती है तो हार्ट के मसल रिलैक्स कर रहे होते हैं और अपने आप को दोबारा फीलिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, चाहे वो एट्रिया की फीलिंग हो चाहे वो वेंट्रिकल की फीलिंग हो। तो जब हम हार्ट के रिलैक्सेशन की बात करते हैं या डायस्टोल की बात करते हैं तो उसके रिजल्ट में क्या हो रहा होता है बेसिकली कि जो हार्ट के मसल हैं वो रिलैक्स कर रहे होते हैं और अपने आप को नॉर्मल फीलिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। और जब हम स्टोल की बात करते हैं तो जब वो फिल हो जाते हैं उसके बाद उनके अंदर कंट्रैक्शन होती है। कंट्रैक्शन होने के रिजल्ट में वो जो ब्लड कम्युलेट हो चुका होता है एट्री और वेंट्रिकल के अंदर, वो थ्रू इन द पल्मोनिक सर्कुलेशन जा रहा होता है एज वेल एज सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर जा रहा होता है। वेल अब अगर फेज ऑफ कार्डिक साइकिल देखी जाए तो मेनली जो फेजेस हैं इसको 3 फेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट फेज होती है उसको एटीरियल सिस्टोल कहा जाता है जिसमें एट्रिया कंट्रैक्ट कर रहे होती हैं, और जो दूसरी फेज है उसको वेंट्रिकल सिस्टोल कहा जाता है जिसके अंदर जो वेंट्रिकल है उनके अंदर कंट्रैक्शन हो रही होती है, और थर्ड वन जो है उसको कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल कहा जाता है जिसके अंदर एट्रिया और वेंट्रिकल रिलैक्स कर रही होती हैं। अब ये जो एक फेज है, ओके ओके बेटा, श्योर श्योर श्योर, मैं ये बता रहा था कि अगर हम कार्डिक साइकिल की फेज के बारे में डिस्कस करें तो कार्डिक जो साइकिल की फेजेस हैं इनको 3 फेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है। ओके, तो जो 3 फेजेस हैं ये अगर हम 74 बीट पर मिनट एक एवरेज हार्ट रेट ले लें या हार्ट बीट ले लें एक एग्जांपल के तौर पे, तो उसका जो एक साइकिल होता है वो 0.8 सेकेंड
के अंदर कंप्लीट हो रहा होता है। 0.8 सेकेंड का एक कार्डियक साइकिल होता है जो कि मेनली 3 फेजेस के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है। श्योर, पहली जो फेज है उसके अंदर ये है कि एटीरियल सिस्टोल होता है। एटीरियल सिस्टोल का मतलब ये है कि एट्रिया ने कंट्रैक्ट करना है। अब जैसे ही एट्रिया कंट्रैक्ट करेंगे तो उसके रिजल्ट में जो एवी वाल्व है वो ओपन हो जाएंगे और जो एट्रिया कंट्रैक्ट कर रहे थे अब वेंट्रिकुलर रिलैक्स करेंगे और साथ में एओर्टिक और पल्मोनिक वाल्व क्लोज हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगेन याद रखिएगा कि ये जो कार्डियक साइकिल है कंसिस्ट ऑफ 3 फेजेस और ये 3 फेजेस 0.8 सेकेंड के अंदर कंप्लीट हो रही होती हैं और इसलिए जो एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल है वो भी 0.8 सेकेंड के अंदर कंप्लीट हो रहा होता है। अब ये जो 0.8 सेकेंड है इसको 3 फेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है। अब वो 3 फेजेस क्या हैं बेसिकली, वो 3 फेजेस आर्टेरियल सिस्टोल है, एट्रिया का कंट्रैक्ट होना, देन वेंट्रिकल सिस्टोल है, वेंट्रिकल का कंट्रैक्ट होना, और थर्ड जो चीज़ है उसमें कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल है कि पूरे हार्ट का रिलैक्स हो जाना, उसमें एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों आते हैं। ओके, तो जब हम एट्रियल सिस्टोल की बात करते हैं, एट्रियल सिस्टोल का मतलब है कि कंट्रैक्शन ऑफ एट्रिया जो कि 0.1 सेकेंड के अंदर कंट्रैक्शन हो रही होती है। अब इस कंट्रैक्शन में डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो है वो क्या होएगी कि जब एट्रियल सिस्टोल होएगा, कंट्रैक्शन ऑफ एट्रिया होएगी तो उसके रिजल्ट में एट्रिया कंट्रैक्ट करेंगे। एक बात याद रखिएगा कि जब हम सिस्टोल की बात करेंगे तो हम कंट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। ओके, तो जब कंट्रैक्शन एट्रिया कंट्रैक्ट करेंगे तो उसके साथ जो एवी वाल्व है दैट विल बी ओपन, वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे और एवी और जो सेमिलूनर वाल्व है जो कि एओर्टिक और पल्मोनिक वाल्व है दैट विल बी क्लोज्ड। दूसरा होता है वेंट्रिकल सिस्टोल। अब वेंट्रिकुलर जो सिस्टोल होता है अगेन कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल होती है जो कि 0.3 सेकेंड के लिए होती है। इसमें अगर डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो को देखा जाए तो अब पहले एट्रिया कंट्रैक्ट कर रहे थे, अब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट कर रहे हैं। वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करने के रिजल्ट में अल्टीमेटली एट्रिया रिलैक्स करते हैं, एट्रिया रिलैक्स करेंगे, एवी वाल्व क्लोज हो जाएंगे, वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेंगे और एओर्टिक और पल्मोनिक वाल्व ओपन हो जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एट्री और वेंट्रिकल सेम टाइम पे रिलैक्स कैसे करेंगे बेटा, ये कुछ सेकेंड्स के लिए रिलैक्स करते हैं जो कि 0.4 सेकेंड्स है, जिसमें उनको फीलिंग का टाइम मिल जाता है। बेसिकली अगर हम जब बात करेंगे ना डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन की, अब जो एंड पे वेंट्रिकल है ना उनकी जो रीपोलराइजेशन हो रही होती है बेसिकली वो रिलैक्सेशन हो रही होती है जो कि शो नहीं हो रही होती, ईसीजी के ऊपर शो नहीं हो रही होती। इसलिए कि उनका जो टाइम है जो प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए वो रीपोलराइजेशन हो रही होती है। तो ये एट्रिया और वेंट्रिकल फ्यू सेकंड्स के लिए रिलैक्स हो रहे होते हैं, इसलिए कि जो हार्ट मसल है उनको रिलैक्सेशन का टाइम मिल जाता है। लेकिन उसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो जनरेट होती रहती है। ये नहीं है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी भी स्टॉप हो गई है। अगर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्टॉप होगी तो अल्टीमेटली वो कार्डियक मसल्स के अंदर जो एक्शन पोटेंशियल हो रहा होता है दैट विल बी डिलेड या दैट विल बी प्रोलॉन्ग। तो एक्शन पोटेंशियल डिले नहीं होएगा, वो नॉर्मली होता रहेगा। जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो जनरेट होती रहती है। ओके, तो तीसरी चीज़ है कि जिसमें कंप्लीट कार्डियक रिलैक्सेशन, जिसमें एट्रिया और वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहे होते हैं जो कि 0.4 सेकेंड है। अब जब एट्रिया और वेंट्रिकल की डायस्टोल की बात करेंगे तो हमारे माइंड में ये चीज़ आनी चाहिए कि एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स कर रहे हैं। तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि एवी वाल्व ओपन होना शुरू हो जाएंगे और एओर्टिक और पल्मोनिक वाल्व क्लोज हो जाएंगे। तो ये जो 3 फेजेस हैं, दीज 3 फेजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इनके दरमियान, इन 3 फेजेस के दरमियान जो एवरेज ब्लड प्रेशर लिया जाता है उसको मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर कहा जाता है। या वो ब्लड प्रेशर जो एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल के दरमियान लिया जाता है उसको मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ओके, होसो आप लोगों ने ये जो पॉइंट्स हैं ये क्लियर हो गए होंगे, लेकिन एक दफ़ा फिर रिपीट कर लेते हैं इनको कि हमने जो फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल डिस्कस किए हैं, देयर आर 3 फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल एंड वन कंसिस्ट ऑफ आर्टेरियल सिस्टोल जो कि 0.1 सेकेंड के अंदर कंप्लीट हो रही होती है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है। और जो वेंट्रिकल सिस्टोल होता है वो 0.3 सेकेंड के अंदर कंप्लीट हो रही होती है। और थर्ड वन इज कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल जो कि 0.4 सेकेंड्स के अंदर कंप्लीट हो रही होती है।
तो जो आर्टीरियल सिस्टोल है, आर्टीरियल सिस्टोल में कंट्रैक्शन ऑफ एट्रिया होती है। जब एट्रिया कंट्रैक्ट करेंगे तो एवी वाल्व ओपन हो जाएंगे, वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे और उसके साथ एओर्टिक और पल्मोनिक वाल्व क्लोज हो जाएंगे। सेकंड जो फेज है जिसमें वेंट्रिकल सिस्टोल होएगा, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में एट्रिया रिलैक्स करेंगे, एवी वाल्व वो क्लोज हो जाएंगे, एओर्टिक और जो पल्मोनिक वाल्व हैं वो ओपन हो जाएंगे और वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। तीसरी जो चीज़ हमने डिस्कस की है उसमें हमने ये कहा है कि कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल होता है, रिलैक्सेशन ऑफ एट्री और वेंट्रिकल हो रहे होते हैं। अब इसके अंदर एट्री और वेंट्रिकल बोथ रिलैक्स करेंगे, एवी वाल्व ओपन हो जाएंगे और एओर्टिक और पल्मोनिक वाल्व जो हैं ये क्लोज हो जाते हैं। ये फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल बेसिकली दो ही मेनली फेज हो रही होती हैं, जिसमें आइसोवोल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन फेज होती है और रिलैक्सेशन फेज होती है, और एक होती है बेकोटिक नॉच। अब बेसिकली जो आइसोवोल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन फेज होती है इसमें जैसे ही हम बात करें कंट्रैक्शन फेज की, सर थर्ड फेज में भी एवी वाल्व ओपन हो जाते हैं और एओर्टिक पल्मोनिक वाल्व क्लोज हो जाते हैं। एग्जैक्टली बेटा ये एक दूसरे के साथ अल्टीमेटली जब रिलैक्स होना है तो उसमें ओपन ही होंगे ताकि उनको प्रॉपर फीलिंग का टाइम मिल जाए। बेटा एट्रिया और वेंट्रिकल एक साथ मतलब क्या है कि एक साथ कंट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे। डेफिनेटली कंट्रैक्शन, अब एट्रिया जब कंट्रैक्ट करेंगे ब्लड आपका पल्मोनिक सर्कुलेशन के अंदर जाएगा, वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर जाएगा। दोनों सेम टाइम के ऊपर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही होती है। ये नहीं होता कि पहले एट्रिया कंट्रैक्ट करेंगे, कंट्रैक्ट करने के बाद फिर जाके वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेंगे, ऐसे नहीं होता। एट्रिया और वेंट्रिकल सेम टाइम पे कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अब एट्रिया ने कंट्रैक्ट किया, ब्लड काम किया, लंग्स की तरफ चला गया, वेंट्रिकल ने कंट्रैक्ट किया, ब्लड सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला गया। तो ये सेम टाइम पे कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही होती है। ये नहीं होता कि इनके दरमियान गैप होता है, गैप नहीं होता। ओके। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन ये था कि सर थर्ड फेज में हाँ एग्जैक्टली बेटा ये मैंने आंसर कर दिया। लेकिन पल्मोनिक वाल्व डेफिनेटली क्लोज हो जाते हैं सेम टाइम पे। अगर जैसे ही हम अगर रिलैक्सेशन की बात करें ना, रिलैक्सेशन की बात करें जिसमें एट्रिया जब स्पेशली कंप्लीट डायस्टोल हो रहा होता है, कंप्लीट डायस्टोल के रिजल्ट में जो एओर्टिक और पल्मोनिक वाल्व हैं ये क्लोज हो जाते हैं। और जब एट्रिया कंट्रैक्ट कर रहा होता है तो उसके रिजल्ट में जो वेंट्रिकल है इसके अंदर रिलैक्सेशन आ रही होती है। तो इसलिए जब एट्रिया कंट्रैक्ट करेगा और एंड पे जाके वेंट्री कंप्लीट कार्डियक रिलैक्सेशन होएगी तो सेम टाइम पे जो एओर्टिक और पल्मोनिक वाल्व में ये क्लोज होंगे। क्लियर? ओके। तो हम फेज के अगर हम फेजेस की बात कर रहे थे, फेजेस में ये था कि आइसोवोल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन फेज होती है। मीन ब्लड प्रेशर बेटा होता है, मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर वो ब्लड प्रेशर होता है जो एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल का एवरेज ब्लड प्रेशर होता है, या वो एवरेज ब्लड प्रेशर जो कि कंप्लीट कार्डियक साइकिल के अंदर लिया जाता है उसको मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ओके वेल, तो अगर हम इनको थोड़ा सा और इलोबरेट करवा दें तो कंट्रैक्शन बेसिकली ये दो फेजेस होती हैं मेनली। वन इज आइसोवोल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन होती है, अदर इज रिलैक्सेशन हो रही होती है। अगर हम उसी फेजेस को इलोबरेट थोड़ा सा कर लें तो इसमें ये होता है कि जब कंट्रैक्शन हो रही होती है तो वेंट्रिकल जो है ना ये इजेक्ट करते हैं ब्लड को, इजेक्शन फेज होती है इसकी, और उसके रिजल्ट में सेमिलुनर वाल्व ओपन हो जाते हैं। और दूसरी है रिलैक्सेशन फेज। रिलैक्सेशन फेज को अर्ली डायस्टोल फेज भी कहा जाता है। अर्ली डायस्टोल फेज, डायस्टोल का मतलब ये होता है कि उसको प्रॉपर फीलिंग का टाइम मिल रहा है, जो वेंट्रिकल्स हैं वो रिलैक्स कर रहे होते हैं, तो इसके लिए इसको अर्ली डायस्टोल फेज भी कहा जाता है। अब जो आइसोवोल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन फेज है इसका दूसरा नाम डायस्टोलिक फेज भी होता है, अर्ली डायस्टोल फेज भी होता है। तो इसमें वेंट्रिकल जो है ये रिलैक्स कर रहे होते हैं। बैक फ्लो ऑफ ब्लड इन द एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक क्लोजेस सेमिलुनर वाल्व। अब इसमें अगर जैसे ही बैक फ्लो हो रही होती है तो उसके रिजल्ट में क्या हो रहा होता है कि जो एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व है ना ये क्लोज हो जाते हैं। जैसे ये क्लोज होंगे तो जो वेंट्रिकल्स हैं उनको रिलैक्सेशन का टाइम मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो तीसरी कंडीशन होती है उसको कहा जाता है
तीसरी कंडीशन इनके रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन नेफ्रोटिक नोच होती है ब्रीफ राइज इन एओर्टिक प्रेशर कॉज्ड बाय बैक फ्लो ऑफ ब्लड रिबॉर्डिंग ऑफ सेमिलुनर वाल। अब जैसे ही सेमिलुनर वाल क्लोज होंगे तो उसके रिजल्ट में फ्यू सेकंड्स के लिए बैक फ्लो की वजह से एओर्टा के अंदर प्रेशर राइज होता है, उसको कहा जाता है नेफ्रोटिक नोच। तो ये जो नॉर्मली प्रेशर राइज हो रहा होता है या दैट इज असेस्ड बाय बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स। बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स या बैरोरिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि आर्क ऑफ एओर्टा, ये एओर्टा के ऊपर पड़े होते हैं, जो कि प्रेशर सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स होती हैं। अब इन्होंने क्या करना होता है, इन्होंने ब्लड प्रेशर को हर वो जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड इजेक्ट हो रहा होता है ना, जैसे वो इजेक्ट होता है तो आ रहा होता है एओर्टा के अंदर। तो एओर्टा के ऊपर बेसिकली ये प्रेशर सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स पड़ी होती है और इन्होंने डिटेक्ट करना होता है कि ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से कितनी फोर्स के साथ इजेक्ट होके एओर्टा के अंदर आ रहा है। गॉट इट? ओके, ये एक फेजेस हैं। अगर उसकी समरी देखी जाए तो जो हमने पीछे बात कर रहे थे कि आइसोवोल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन फेज होती है और आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज होती है, अर्ली डायस्टोल होता है। तो इसमें देखिएगा कि ये ऊपर एवी वॉल्व लिखा हुआ है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व लिखा हुआ है, नीचे एओर्टिक और पल्मोनिक वॉल्व लिखा हुआ है, नीचे फेज लिखी हुई है। अब जो वन जो फेज है और जो सेकंड फेज है, अब जो सेकंड फेज है ये स्प्लिट हो जाती है 2A और 2B के अंदर, और जो थर्ड फेज है उसमें एक ही सेम अर्ली डायस्टोल की तरफ चला जाता है। अब जो पहली फेज होती है उसमें वेंट्रिकल फिलिंग हो रही होती है। अगर वेंट्रिकल फिलिंग की बात करें या कंट्रैक्शन की बात करें तो उसमें हमने ये कहा था कि एवी वाल्व ओपन होना शुरू हो जाते हैं और एओर्टिक और सेमिलुनर वाल्व हैं ये क्लोज हो जाते हैं। ये फेज 1 के अंदर था जिसमें वेंट्रिकल फिलिंग हो रही होती है और एट्रिया कंट्रैक्ट हो रहे होते हैं, इसलिए इसको वेंट्रिकल फिलिंग मिड टू लेट डायस्टोल भी कहा जाता है, जिसके अंदर जो एवी वाल्व हैं ये ओपन हो जाते हैं और जो सेमिलुनर वाल्व हैं ये क्लोज हो जाते हैं। उसके बाद ये आगे सेकंड फेज में जाता है। अब जो सेकंड फेज है दैट विल बी स्प्लिटेड इनटू 2A और 2B। अब ये इसके अंदर वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है और एट्रिया डायस्टोल की तरफ जा रहा होता है। अब अगर इसकी में बात करें तो एट्रिया जो हैं ये क्लोज हो जाते हैं, एट्रियल वाल्व जो एवी वाल्व हैं ये क्लोज हो जाते हैं और एओर्टिक और पल्मोनिक वाल्व ओपन हो जाते हैं। और थर्ड के अंदर अगेन जो एवी वाल्व हैं ये ओपन हो जाते हैं और जो एओर्टिक वाल्व हैं ये क्लोज हो जाते हैं, जिसको हमने अर्ली डायस्टोल का नाम दिया है। दोस्तों ये आप लोगों को अभी इतनी समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन इंशाल्लाह आफ्टर लॉकडाउन वी विल डू ऑन द वाइट बोर्ड। उसमें आपको इजीली समझा दूंगा कि ये बेसिकली ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो कैसे रही होती है। तो ये जब एटीरियल सिस्टोल होएगा, एटीरियल सिस्टोल के अंदर एवी वाल्व ओपन हो जाएंगे और एओर्टिक और पल्मोनिक वाल्व क्लोज हो जाएंगे, जिसको फेज 1 हमने कहा था। Are you getting my point now? Okay, moving to next. We will discuss on the whiteboard इंशाल्लाह। अच्छा, तीसरे इसके बाद हमने डिस्कस करना है कार्डिक आउटपुट के। कार्डिक आउटपुट हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वो अमाउंट ऑफ ब्लड जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से पर मिनट इजेक्ट हो रहा होता है उसको कहा जाता है कार्डिक आउटपुट। तो अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल पर मिनट इज नोन एज कार्डिक आउटपुट। इसको हम एक फार्मूला भी हमने डिस्कस किया था कि कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। तो वी कैन आल्सो डिफाइन इट एज द कार्डिक आउटपुट इज द प्रोडक्ट ऑफ हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। ओके ओके बेटा, आप लोगों का थोड़ा सा सिग्नल का इशू होएगा, बाकी अगर किसी को वॉइस प्रॉब्लम है या कोई इशू है तो यू कैन टेक्स्ट मी। ओके, तो कार्डिक आउटपुट ओके, कार्डिक आउटपुट की अगर हम बात करें तो कार्डिक आउटपुट वो अमाउंट ऑफ ब्लड जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से पर मिनट इजेक्ट हो रहा होता है उसको कहा जाता है कार्डिक आउटपुट। तो कार्डिक आउटपुट के लिए हमने एक फार्मूला भी डिस्कस किया था कि कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई हार्ट रेट। तो हम इस फार्मूले से भी कार्डिक आउटपुट को डिफाइन कर सकते हैं। कार्डिक आउटपुट इज द प्रोडक्ट ऑफ हार्ट रेट एंड द स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट बेसिकली क्या है? हार्ट रेट इज द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट। ओके, हार्ट रेट क्या है कि नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है कि अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द वेंट्रिकल विद ईच बीट।
the amount of blood ejected from the ventricle per contraction is also known as stroke volume। तो हम बात कर रहे थे स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट की, तो इनमें मेन डिफरेंस ये है कि वो अमाउंट ऑफ ब्लड जो लेफ्ट वेंट्रिकल से पर बीट इजेक्ट होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल एक दफ़ा कंट्रैक्ट करेगा और जितना ब्लड इजेक्ट करेगा उसको कहा जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल 1 मिनट में जितनी दफ़ा कंट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा, कंट्रैक्शन के बाद जितना ब्लड इजेक्ट करेगा उसको कहा जाता है कार्डियक आउटपुट। द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल पर बीट इज नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम और द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल पर मिनट इज नोन एज कार्डियक आउटपुट। अब कार्डियक आउटपुट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, वन इज स्ट्रोक वॉल्यूम एंड अदर इज हार्ट रेट। अगर हार्ट रेट हमारे पास होएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम होएगा, तो हम इजीली जो कार्डियक आउटपुट है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा कार्डियक एक रिजर्व होती है। कार्डियक रिजर्व इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्टिंग एंड मैक्सिमल कार्डियक आउटपुट। तो ये कार्डियक रिजर्व होती है जो कि मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट और वो जो रेस्ट पे ली जाती है उनके दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको हम कार्डियक रिजर्व कहते हैं। इन द हेल्दी एडल्ट एट रेस्ट द स्ट्रोक वॉल्यूम इज अप्रोक्सीमेटली 70 ml। अगर हम एक नॉर्मल 70 kg आदमी की बात करें या हेल्दी एडल्ट की बात करें तो उसमें जो अप्रोक्सीमेटली ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से पर बीट इजेक्ट हो रहा होता है दैट इज ओनली 70 ml। और उसका जो हार्ट रेट है वो हम 72 बीट्स पर मिनट के हिसाब से ले रहे होते हैं। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, 70 को 72 से मल्टीप्लाई करें तो ये राउंड अबाउट 5 लीटर पर मिनट बनता है। तो वी कैन से कि जो कार्डियक आउटपुट है 1 मिनट के अंदर जो हार्ट है उससे 5 लीटर ब्लड इजेक्ट हो रहा होता है, तो ये गलत नहीं होगा। गॉट इट बेटा। कार्डियक रिजर्व ये है कि एक बंदा अगर फुल एफर्ट की है उसने, उसका कार्डियक आउटपुट ज़्यादा आ रहा है, एक बंदा रेस्ट पे है, तो दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होएगा उसको कार्डियक रिजर्व कहा जाता है। और जो एथलीट्स होते हैं मेनली जिन उनका जो नॉर्मली कार्डियक रिजर्व होता है वो 35 लीटर पर मिनट तक चला जाता है, 25 से लेके 35। ओके। तो सर जो हार्ट एक ऑफ मिनट में जितनी बार रिलैक्स और कंट्रैक्ट करेगा उसमें जो ब्लड कंट्रैक्शन कैसे होगा वो कार्डियक आउटपुट होगा। बेटा कार्डियक आउटपुट वो ब्लड है जो कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करके उस ब्लड को सिस्टेमिक सर्कुलेशन में भेजता है। आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट कंट्रैक्ट करेगा और ब्लड को एओर्टा के अंदर भेजेगा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल 1 मिनट के अंदर जितना ब्लड एओर्टा के अंदर भेज रहा है उसको कहा जाता है कार्डियक आउटपुट। ओके। और ये डिपेंड कर रहा होता है बेटा प्री लोड और आफ्टर लोड के ऊपर, वेनस रिटर्न के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर वेनस रिटर्न अच्छा होएगा, प्री लोड अच्छा होएगा तो डेफिनेटली कार्डियक आउटपुट अच्छी होएगी। अगर वेनस रिटर्न कम होएगी, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होएगा, अल्टीमेटली कार्डियक आउटपुट कम होएगी। और एक फ्रैंकलिन लॉ भी है वो भी यही कहता है कि अगर वेनस रिटर्न ज़्यादा होएगी, स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होएगा तो कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होएगी। अगर किसी वजह से ब्लड वॉल्यूम डेफिसिट हो गया है और बॉडी के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम की डेफिशिएंसी हो गई है तो उसके रिजल्ट में वेनस रिटर्न कम हो जाएगी, जिसके रिजल्ट में स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा। लेकिन कंपनसेशन के तौर पे हार्ट रेट ज़्यादा होता है। वो क्या करते हैं बेसिकली कि कार्डियक आउटपुट को कम कर रहे होते हैं। तो उसने ये कहा था, फ्रैंकलिन ने नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर विल डिस्कस, उसने ये कहा था कि जब हार्ट के अंदर हार्ट जो रेट है वो कम होगा लेकिन स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होएगा तो कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होएगी। दूसरा उसने ये कहा था कि जब फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होएगा, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट का मतलब है कि बॉडी के अंदर जो सर्कुलेटरी वॉल्यूम है वो कम होएगा। जब सर्कुलेटरी वॉल्यूम कम होएगा तो वो ब्लड जो कि राइट साइड ऑफ द हार्ट के अंदर आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेनस रिटर्न, जब वेनस रिटर्न कम होएगी तो उसके रिजल्ट में स्ट्रोक वॉल्यूम कम होएगा लेकिन हार्ट रेट बड़ा होगा। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम कम होएगा, हार्ट रेट ज़्यादा होएगा तो कार्डियक आउटपुट कम होएगी। अगेन आपको बता देता हूँ कि अगर स्ट्रोक वॉल्यूम अच्छा फ्रैंकलिन ने ये कहा था, तो सॉरी उसने ये कहा था कि अगर स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा है, हार्ट रेट कम है, कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगी। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम कम है, हार्ट रेट ज़्यादा है
तो कार्डियक आउटपुट कम होएगी। अगर स्ट्रोक उसने ये कहा था कि अगर स्ट्रोक वॉल्यूम जितना ज़्यादा होएगा का हार्ट रेट कम होएगा, लेकिन अल्टीमेटली कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो जाएगी। और दूसरा उसने ये कहा था कि अगर स्ट्रोक वॉल्यूम कम है, हार्ट रेट ज़्यादा है, तो कार्डियक आउटपुट कम होएगी। ओके, वी विल डिस्कस ऑन द नेक्स्ट स्लाइड ऑल्सो। So this can be greatly increased to meet the demand of exercise to around 25 liter per minute, and in athletes up to 35 liter per minute. This increase during exercise is called as cardiac reserve. अब बेसिकली वो बंदा जो कि एक हैवी एक्सरसाइज कर रहा होता है, तो उसके रिजल्ट में उसकी जो ऑक्सीजन डिमांड है या ब्लड सप्लाई टू टिश्यू है वो इंक्रीज हो जाती है बेसिकली। अब उस ब्लड सप्लाई इनको मीट करने के लिए बेसिकली हार्ट क्या करता है कि हार्ट की तरफ जितना भी ब्लड आ रहा होता है उसने रिजेक्ट करना होता है। उसके रिजल्ट में उसके रेस्पिरेटरी मसल्स भी काम कर रहे होते हैं, स्केलेटल मसल भी काम कर रहे होते हैं, तो बेसिकली वेनस रिटर्न बढ़ा रहे होते हैं। अब जितनी वेनस रिटर्न होएगी उतनी कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होएगी। तो इसलिए जो एथलीट्स होते हैं उनके अंदर मैक्सिमम जो है वो 25 से लेके 35 लीटर पर मिनट तक जो आउटपुट है ये हो सकता है। तो कार्डियक आउटपुट ml पर मिनट इज इक्वल टू हार्ट रेट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये नॉर्मली जो कार्डियक आउटपुट होती है 5 लीटर पर मिनट, कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो हार्ट है वो 5 लीटर पर मिनट ब्लड को इजेक्ट कर रहा होता है। 1 मिनट के अंदर 5 लीटर ब्लड इजेक्ट हो रहा होता है। ओके, बेटा जो कार्डियक आउटपुट है ये मल्टीपल चीज़ों के ऊपर इफेक्ट कर रही होती है। हम ये स्पेशली ये नहीं कह सकते कि स्ट्रोक वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड कर रही होती है बेटा, ये प्रीलोड और आफ्टर लोड के ऊपर भी डिपेंड कर रही होती है, ये वेनस रिटर्न के ऊपर भी डिपेंड कर रही होती है, ये पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन के ऊपर भी डिपेंड कर रही होती है, ये सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऊपर भी डिपेंड कर रही होती है। तो ये मल्टीपल चीज़ें हैं, थिंग्स हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड कर रही होती है। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि जो स्ट्रोक वॉल्यूम है इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। अल्टीमेटली एट द एंड बात तो स्ट्रोक वॉल्यूम की भी होती है, लेकिन जितना ज़्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम होएगा, अगर हार्ट रेट कम हो गया तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगी। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो गया है उसके साथ हार्ट रेट का लिंक भी है। अगर हार्ट रेट ज़्यादा होएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होएगा, तो अल्टीमेटली कार्डियक आउटपुट विल बी डिक्रीज्ड। ओके, तो स्ट्रोक वॉल्यूम के साथ रिलेशन है, स्ट्रोक वॉल्यूम के साथ बेटा है सही, लेकिन उसके पीछे स्ट्रोक वॉल्यूम के भी और चीज़ों के साथ रिलेशन है। अगर वेनस रिटर्न नहीं आ रही है, प्रीलोड आफ्टर लोड नॉर्मल नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर हार्ट के अंदर अरिथमियाज चल रहे हैं, जो हार्ट है उसको नॉर्मल फिलिंग का टाइम ही नहीं मिल रहा, नॉर्मल कंट्रैक्शन का टाइम ही नहीं मिल रहा, तो अल्टीमेटली स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा। ओके, तो स्ट्रोक वॉल्यूम बेसिकली क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम इज डिटरमाइंड बाय द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द वेंट्रिकल इमीडिएटली बिफोर दे कंट्रैक्ट। इनको वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी कहा जाता है, कि वो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो कि स्ट्रोक वॉल्यूम जो प्रायर टू कंट्रैक्शन। और बेटा इसमें ये होता है कि एथलीट्स के अंदर जो नॉर्मल रेस्ट पे भी हो रहा होता है वो भी 25 से लेके 35 तक होता है, लेकिन जब वो हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं, तो ये एक्सीड कर जाता है, 35 तक चला जाता है। डेफिनेटली 25 तक ही उनके अंदर ये नॉर्मल हो सकता है, क्योंकि उनकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ चुकी होती है। जैसे बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो अल्टीमेटली हार्ट को कार्डियक आउटपुट बढ़ा के ब्लड प्रेशर को मेनटेन करके उन तक चीज़ें पहुँचानी होती हैं। ओके, तो हम बात कर रहे थे स्ट्रोक वॉल्यूम की। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, बेसिकली वो वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो कंट्रैक्शन से पहले वेंट्रिकल्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है, जिसको वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी कहा जाता है, समटाइम्स प्रीलोड भी कहा जाता है। तो प्रीलोड बिफोर कंट्रैक्शन जितना ब्लड वेंट्रिकल कंटेन कर रहे होते हैं उसको भी स्ट्रोक वॉल्यूम कहा जाता है। जैसे ही वो कंट्रैक्ट करेंगे, कंट्रैक्ट करने के रिजल्ट में इतना ब्लड को इजेक्ट करते हैं उसको भी स्ट्रोक वॉल्यूम कहा जाता है। तो प्रीलोड या वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ये सेम चीज है। In turn, the preload depends on the amount of blood returning to the heart through the superior and inferior vena cava venous return। हम बात कर रहे थे पहले भी स्ट्रोक वॉल्यूम की बात कर रहे थे हम, कि जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, ये जो प्रीलोड है, ये बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है किसके ऊपर, वो ब्लड जो कि वेनस रिटर्न की फॉर्म में हार्ट के अंदर आ रहा है, राइट साइड ऑफ द हार्ट के अंदर आ रहा है। अगर राइट साइड ऑफ द हार्ट के अंदर ब्लड इन द फॉर्म ऑफ वेनस रिटर्न ज्यादा आएगा तो अल्टीमेटली कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगी। अगर वेनस रिटर्न की फॉर्म में ब्लड कम आएगा तो एट द एंड
जो कार्डिक आउटपुट है दैट विल बी डिक्रीज्ड। Increased preload leads to stronger myocardial contraction and the more blood is expelled definitely। इसमें ये होगा कि जितना ज़्यादा ब्लड वेंट्रिकल के अंदर अकमुलेट होएगा उतना फोर्सफुली वेंट्रिकल को उस ब्लड को इजेक्ट करना पड़ेगा। अगर वो वेंट्रिकल फोर्सफुली इजेक्ट नहीं करेगा तो उसके अंदर आफ्टर लोड की फॉर्म में ब्लड रह जाएगा। तो जब आफ्टर लोड की फॉर्म में ब्लड रहेगा तो नॉर्मल जो दोबारा उसकी फिलिंग होनी थी या रिलैक्सेशन होनी थी वो रिलैक्सेशन के रिजल्ट में जल्दी फिल हो जाएगा। तो इसलिए प्री लोड अगर जितना ज़्यादा होएगा तो मायोकार्डियल कंट्रैक्शन ज़्यादा फोर्सफुली होगी ताकि वो ब्लड को फोर्सफुली इजेक्ट किया जा सके। अब ये जो इजेक्ट करना है फोर्सफुल इजेक्शन ये अगेन कार्डिक आउटपुट के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा होता है। जितनी फोर्सफुल इजेक्शन होएगी तो कार्डिक आउटपुट उतनी बढ़ेगी। कार्डिक आउटपुट बढ़ेगी तो अल्टीमेटली आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अब ब्लड प्रेशर दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अब दो चीज़ें क्या है, एक कार्डिक आउटपुट है, दूसरा पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस है। अब जितनी ज़्यादा कार्डिक आउटपुट होएगी या पेरिफेरल रेजिस्टेंस होएगी उतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए अल्लाह ताला ने क्या किया है कि आर्क ऑफ एओर्टा के अंदर बैरो रिसेप्टर्स रख दिए हैं। अब जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्ट करेगा वो जितनी फोर्स के साथ ब्लड को इजेक्ट करेगा वो फोर्स उसकी डिटेक्ट हो जाएगी आर्क ऑफ एओर्टा के अंदर बैरो रिसेप्टर के। बैरो रिसेप्टर डिटेक्ट करके उसको आगे सीवीएस को बताएंगे, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर सीवीसी को बताएंगे, वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को बताएगा। देन अगेन हार्ट रेट कम करवाना है, हार्ट रेट ज़्यादा करवाना है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ानी है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम करनी है, ये आगे डिपेंड कर रहा होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो इसलिए जो स्ट्रोक वॉल्यूम है ये अगेन प्रीलोड के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, वीनस रिटर्न के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ओके, this capacity to increase the stroke volume with increasing preload is finite and when the limit is reached the venous return to the heart exceeds cardiac output। definitely जब ये stroke volume बढ़ेगा तो उसके रिजल्ट में कार्डिक आउटपुट भी बढ़ना शुरू हो जाएगी और कार्डिक आउटपुट बढ़ेगी तो पेशेंट्स का जो आदमी है, जो ह्यूमन बीइंग है या अडल्ट है, उसका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर प्रेशर सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। अब इसकी रेगुलेशन कैसे हो रही होती है? तो जो स्ट्रोक वॉल्यूम है जिसको एंड एस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम से भी कैलकुलेट किया जा सकता है कि वो ब्लड वॉल्यूम जो कंट्रैक्शन से पहले था और कंट्रैक्शन के बाद था उससे भी हमें पता चल जाता है कि ब्लड कितना लेफ्ट वेंट्रिकल से या वेंट्रिकल से इजेक्ट हुआ है। एंड एस्टोलिक वॉल्यूम द अमाउंट ऑफ ब्लड कलेक्टेड इन द वेंट्रिकल ड्यूरिंग डायस्टोल। एंड एस्टोलिक वॉल्यूम वो होता है कि जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे होते हैं उसके रिजल्ट में ब्लड कितना उनके अंदर अकमुलेट हो गया है उसको कहा जाता है एंड एस्टोलिक वॉल्यूम। और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम वो होता है कि जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करके या वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन के बाद कितना ब्लड रह गया है। एंड एस्टोलिक वॉल्यूम और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम ये दो चीज़ें याद रखिएगा कि एंड एस्टोलिक वॉल्यूम क्या है कि अमाउंट ऑफ ब्लड कलेक्टेड इन द वेंट्रिकल ड्यूरिंग सिस्टोल। जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे थे उनके अंदर कितना ब्लड अकमुलेट हो रहा है उसको एंड एस्टोलिक वॉल्यूम कहा जाता है। और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम वो होता है अमाउंट ऑफ ब्लड रिमेनिंग इन द वेंट्रिकल आफ्टर कंट्रैक्शन। की कंट्रैक्शन हुई है, कंट्रैक्शन होने के बाद कितना ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर रह गया उसको एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कहा जाता है। ओके, फैक्टर इफेक्टिंग स्ट्रोक वॉल्यूम क्या क्या हो सकते हैं? ये एक रोशन विल्सन से ये डायग्राम दी गई है कि डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। ओके, शॉर्ट रिव्यू दे देते हैं इसका, ये स्ट्रोक वॉल्यूम का कि स्ट्रोक वॉल्यूम बेसिकली क्या चीज़ है कि वो अमाउंट ऑफ ब्लड जो लेफ्ट वेंट्रिकल से पर बीट इजेक्ट हो रहा होता है उसको कहा जाता है। ओके, वी विल डिस्कस ऑन द बोर्ड इंशाल्लाह आफ्टर लॉकडाउन ना। अच्छा, हम बात कर रहे थे स्ट्रोक वॉल्यूम की। तो स्ट्रोक वॉल्यूम बेसिकली क्या चीज़ है कि वो वॉल्यूम जो लेफ्ट वेंट्रिकल पर बीट इजेक्ट कर रहा होता है। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है जो स्ट्रोक वॉल्यूम है? अब नॉर्मली जो रिलैक्सेशन हो रही होती है, रिलैक्सेशन के रिजल्ट में वेंट्रिकल फिल हो रहे होते हैं। ओके, तो जब वेंट्रिकल फिल होने के बाद वेंट्रिकल ने कंट्रैक्ट करना होता है तो बिफोर कंट्रैक्शन और आफ्टर कंट्रैक्शन इस तरह भी इसको कैलकुलेट किया जा सकता है कि जितना ब्लड इजेक्ट हुआ है वो कितना इजेक्ट हुआ है और जो वेंट्रिकल है जब वो रिलैक्स कर रहे थे तो उसके अंदर कितना ब्लड अकमुलेट हुआ था। इस तरह भी इनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपली वी कैन से कि द अमाउंट ऑफ ब्लड
इजेक्टेड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल पर कंट्रैक्शन इज नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम। हम इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि वो ब्लड जब डायस्टोलिक कंडीशन थी, वेंट्रिकल का डायस्टोल था और उसके रिजल्ट में ब्लड वेंट्रिकल के अंदर अकमुलेट हो रहा था, तो उसको भी हमने स्ट्रोक वॉल्यूम कह सकते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं, ये किन चीज़ों के ऊपर फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कार्डियक आउटपुट को इफेक्ट कर रहे होते हैं। पहली जो चीज़ है वो ये है कि वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, जिसको हमने प्रीलोड कहा है। अब प्रीलोड जितना ज़्यादा होएगा, अल्टीमेटली स्ट्रोक वॉल्यूम उतना ज़्यादा होएगा। प्रीलोड जितना कम होएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम उतना कम होएगा। उसके बाद वेनस रिटर्न है। वेनस रिटर्न जितनी ज़्यादा होएगी, उसके रिजल्ट में स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट उतनी ज़्यादा होएगी। ओके, इसके अलावा बॉडी पोजीशन ऑफ द बॉडी की डिपेंड कर रहा होता है। समटाइम्स ऐसे होता है कि स्टैंडिंग पोजीशन में ना जो ग्रेविटी है वो ब्लड को टूवर्ड्स ग्रेविटी डाउनवर्ड मूव करवा रही होती है, लेकिन अगर आप लाइंग पोजीशन में हैं तो उसके रिजल्ट में जो नॉर्मल कार्डियक आउटपुट है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। दूसरा स्केलेटल मसल रेस्पिरेटरी पंप है। स्केलेटल मसल नॉर्मल आप मूव कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो आपका जो कार्डियक आउटपुट है उसको वॉल्यूम में वो और होएगा। अगर आप रेस्ट पे हैं तो अल्टीमेटली जो आपकी कार्डियक आउटपुट है, ये स्ट्रोक वॉल्यूम है वो कम होएगा। तो ये क्या कर रहे होते हैं, ये डिपेंड कर रहे होते हैं स्केलेटल मसल पंप के ऊपर, रेस्पिरेटरी पंप के ऊपर। तीसरी और चीज़ जो है स्ट्रेंथ ऑफ मायोकार्डियल कंट्रैक्शन। अब जितना ब्लड इसके अंदर आएगा वो फोर्सफुली, कितनी फोर्सफुली कंट्रैक्शन करवा रहे हैं, जितनी फोर्सफुली मायोकार्डियल कंट्रैक्शन होएगी उतना जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो ज़्यादा होएगा। क्योंकि जितना ब्लड वेंट्रिकल के अंदर अकमुलेट होएगा वो उतनी फोर्स के साथ उसको इजेक्ट करेगा। तो वी कैन से कि अगर जब वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड ज़्यादा होएगा तो वो वेंट्रिकल्स मायोकार्डियल कंट्रैक्शन ज़्यादा होएगी। और तीसरी चीज़, चौथी चीज़ ये है कि ब्लड वॉल्यूम, जितना ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होएगा, वेनस रिटर्न उतनी ज़्यादा होएगी, उतना स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होएगा, उतनी कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होएगी। तो अगर हम इनको, वो फैक्टर्स जो कि स्ट्रोक वॉल्यूम को इफेक्ट कर रहे हैं, हम ये कह देते हैं कि वो फैक्टर्स हैं जो कि कार्डियक आउटपुट को इफेक्ट कर रहे होते हैं डायरेक्टली, तो वी कैन आल्सो से दैट। ओके, factors affecting stroke volume, one is preload, amount ventricles are stretched by contained blood। अब प्रीलोड, जितना ज़्यादा प्रीलोड होएगा, प्रीलोड का मतलब है कि कंट्रैक्शन से पहले ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर जितना होता है उसको कहा जाता है प्रीलोड, और कंट्रैक्शन के बाद जो अमाउंट ऑफ ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर रह जाता है उसको कहा जाता है आफ्टर लोड। ओके बेटा, मसल्स का ये होता है कि जब मसल के अंदर नॉर्मल कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही होती है तो वो वेनस रिटर्न को बढ़ा रहे होते हैं। बेसिकली अब आपकी वेनस रिटर्न बंद कैसे रही होती है, ये मसल की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से। मसल कंट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, तो उसके रिजल्ट में वो ब्लड जो वेन्स के अंदर है वो मूव करेगा। आपको पता है वेनस सिस्टम के अंदर, वेनस सिस्टम की बैक साइड पे तो अल्टीमेटली कोई पंपिंग ऑर्गन है नहीं, लेकिन अगर आर्टेरियल सिस्टम की बात करें तो आर्टरीज के पीछे एक पंपिंग ऑर्गन दैट इज हार्ट पड़ा है, वो उसको पंप कर रहा है। लेकिन अगर हम वेन्स की बात करें तो ये जो वेनस रिटर्न बन रही होती है, बेसिकली ये पोजीशन ऑफ बॉडी की वजह से बन रही होती है, स्केलेटल मसल की वजह से बन रही होती है, और रेस्पिरेटरी पंप की वजह से बन रही होती है। कि जब आप इनहेलेशन करते हैं, एक्सलेशन करते हैं, तो जो चेस्ट कैविटी है ये एक्सपेंड और रिलैक्सेशन हो रही होती है। तो इसकी जब कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही होती है, बेसिकली ये क्या कर रही होती है, वेनस रिटर्न बना रही होती है। और दूसरा, जब आप मूव करते हैं, मूव करने के रिजल्ट में जो आपके मसल हैं ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। जब मसल कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं तो इनका प्रेशर वेन्स के ऊपर पड़ता है। अब वेन्स के अंदर जो ब्लड है वो मूव करना शुरू कर देता है। तीसरी चीज़ ग्रेविटी की बात की है। अगर हम स्टैंडिंग पोजीशन में हैं तो ग्रेविटी की वजह से जो ब्लड है वो डाउनवर्ड मूव करता है, लेकिन जब मूव कर रहे होते हैं तो उसके रिजल्ट में ये स्केलेटल मसल पंप की वजह से वो ब्लड जो है ये वेनस रिटर्न का हिस्सा बन रहा होता है। तो इसलिए ग्रेविटी इफेक्ट कर रही होती है, स्केलेटल मसल इफेक्ट कर रहे होते हैं, रेस्पिरेटरी पंप इफेक्ट कर रहा होता है, और ये तीनों चीज़ें मिलके वेनस रिटर्न बना रही होती हैं। अगर रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा, स्केलेटल मसल फेलियर होएगा, लाइक स्केलेटल मसल पैरालिसिस हो गई है, तो क्या होगा कि ब्लड की वहाँ पे पूलिंग होना शुरू हो जाएगी, वहाँ पे ब्लड अकमुलेट होना शुरू हो जाएगा, और जो वेन्स हैं उनको टोरोटाइज करेगा, वेरिकोज वेन्स काज करेगा। इसलिए ये तीनों चीज़ों का नॉर्मल होना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रोक वॉल्यूम की अगर हम बात कर रहे थे कि प्रीलोड होता है कि अमाउंट वेंट्रिकल्स आर स्ट्रेच्ड बाय द, ओके, अब जितना ज़्यादा प्रीलोड होएगा उतनी ज़्यादा फोर्सफुली मायोकार्डियल कंट्रैक्शन होएगी। ओके,
दूसरा कंट्रैक्टिलिटी है। अब कार्डियक सेल्स कंट्रैक्टाइल फॉल्स ड्यू टू फैक्टर्स अदर्स देन एंडोस्टोलिक वॉल्यूम। इसके अलावा अगर कंट्रैक्टिलिटी अच्छी होगी लेकिन वो ब्लड जो वेंट्रिकल्स के अंदर वेनस रिटर्न की फॉर्म में आ रहा था कम आ रहा था, लेकिन कंट्रैक्टिलिटी अच्छी है, अल्टीमेटली क्या होगा कि स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा। लेकिन अगर वेनस रिटर्न अच्छी होगी, फोर्सफुली कंट्रैक्शन होगी, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। आफ्टर लोड वो ब्लड होता है जो कंट्रैक्शन के बाद वेंट्रिकल्स के अंदर रह जाता है। तो बैक प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड इन द लार्ज आर्टरीज लीविंग द हार्ट। अब आफ्टर लोड अगर कम है, अल्टीमेटली जो वेंट्रिकल्स हैं उनको रिलैक्सेशन का टाइम ज़्यादा मिलेगा, वो प्रॉपर फिल हो जाएंगे। अगर रिलैक्सेशन का टाइम कम मिलेगा, वेंट्रिकल्स जो हैं उनको रिलैक्सेशन टाइम नहीं मिल रहा, तो उसके रिजल्ट में रिलैक्सेशन टाइम कम होने के रिजल्ट में वेंट्रिकल्स प्रॉपर फिल नहीं होंगे। जब वेंट्रिकल्स प्रॉपर फिलिंग नहीं होगी तो क्या होगा, नॉर्मली जो स्ट्रोक वॉल्यूम था दैट विल बी रिड्यूस्ड। वेल दैट इज फ्रैंक स्टार्लिंग ऑफ हार्ट। ये कहता है कि जो प्रीलोड है एंड एस्टोलिक वॉल्यूम, ये कहता है कि प्रीलोड और डिग्री ऑफ स्ट्रेच और कार्डियक मसल्स बिफोर दे कंट्रैक्ट इज द क्रिटिकल फैक्टर कंट्रोलिंग स्ट्रोक वॉल्यूम। इसने दो चीजें कही थी, वन वाज के स्लो हार्ट रेट एंड एक्सरसाइज इंक्रीज वेनस रिटर्न टू द हार्ट इंक्रीजिंग स्ट्रोक वॉल्यूम। इसने ये कहा था कि वो पेशेंट्स या वो बंदा जो एक्सरसाइज कर रहा है जिसकी वेनस रिटर्न बढ़ी हुई है लेकिन हार्ट रेट उसका कम है, हार्ट बीट कम है, तो अल्टीमेटली उसका स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। और दूसरा उसने ये कहा था कि ब्लड लॉस हो गया है, लाइक बॉडी के अंदर हाइपोवोलीमिया की कंडीशन हो गई है। जब हाइपोवोलीमिया की कंडीशन होगी तो उसके रिजल्ट में जो हार्ट रेट है वो कंपनसेशन के तौर पे बढ़ जाता है। हार्ट रेट बढ़ेगा लेकिन वेनस रिटर्न कम हुई है या स्ट्रोक वॉल्यूम कम हुआ तो अल्टीमेटली कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगी। ये दो चीज़ें उसने स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट दोनों चीज़ों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं आप, कि जब हार्ट रेट कम होएगा और वेनस रिटर्न ज़्यादा होएगी, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा। या उसने ये कहा था कि जब बंदा एक्सरसाइज कर रहा होता है, एक्सरसाइज के रिजल्ट में उसका जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो बढ़ता है। अब जब एक्सरसाइज करेगा तो उसके रिजल्ट में उसके स्केलेटल मसल पंप एक्टिवेट हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी मसल पंप एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये बेसिकली क्या करवाती हैं, ये वेनस रिटर्न को बढ़ा रहे होते हैं। जब ऐसे वेनस रिटर्न बढ़ेगी तो क्या होगा कि जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। और उसके साथ अगर हार्ट रेट कम हुआ है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, तो ये कार्डियक आउटपुट को बढ़ाती हैं। और दूसरा उसने ये कहा था कि अगर ब्लड लॉस हो गया है, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हो गया है बॉडी के अंदर, चाहे हाइपोवोलीमिया की कंडीशन हो गई है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो गई है, सर्टेन अदर फैक्टर्स हैं जिस वजह से जो ब्लड है या जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो डेफिसिट है, फ्लूइड वॉल्यूम बॉडी के अंदर कम है, सर्कुलेशन में कम फ्लूइड है, कम ब्लड है, तो उसके रिजल्ट में जो हार्ट रेट है वो कंपनसेशन के तौर पे ज़्यादा हो जाता है। जब हार्ट रेट ज़्यादा होएगा लेकिन ब्लड लॉस या बॉडी के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होएगा तो ये स्ट्रोक वॉल्यूम को कम करेंगे। स्ट्रोक वॉल्यूम कम होएगा, हार्ट रेट बड़ा होएगा, तो एट द एंड जो कार्डियक आउटपुट है वो कम हो जाएगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो उसने डिस्कस किए थे, और ये कार्डियक आउटपुट के ऊपर भी ये डिपेंड कर रहे होते हैं कि कैसी कंडीशन जिसमें जो हार्ट रेट कम है लेकिन स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा हुआ है तो कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगी। दूसरी कंडीशन, हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, स्ट्रोक वॉल्यूम कम है लेकिन कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगी। गॉट इट? वेल, ये दैट इज प्रीलोड और आफ्टर लोड। कि प्रीलोड कंट्रैक्शन से पहले वेंट्रिकल कितने फिल हो चुके हैं उसको कहा जाता है प्रीलोड, और कंट्रैक्शन के बाद जो ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर रह जाता है उसको कहा जाता है आफ्टर लोड। ओके, रिपीट में बेटा ये है कि बेसिकली फ्रैंकलिन ये कहा था कि जब एक बंदा एक्सरसाइज करता है तो उसके जो रेस्पिरेटरी पंप है वो नॉर्मली एक्टिवेट हो रहा होता है, वो बंदा जोर जोर से सांस ले रहा होता है ताकि उसकी ऑक्सीजनेशन ब्लड ऑक्सीजनेशन टूवर्ड्स मसल पूरी हो जाए कि हाइपोक्सिया की कंडीशन में हो जाए। ओके वेट, तो उसके रिजल्ट में उसने ये कहा था कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो हार्ट रेट है वो कम हो लेकिन फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस हो। बंदे ने एक्सरसाइज की हुई है जिसमें उसका फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा हुआ है या वेनस रिटर्न बढ़ी हुई है, तो ये क्या करेगी, स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ाएगी। दूसरा उसने ये कहा था कि जब स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा होगा और हार्ट रेट कम होएगा तो ये कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देगा। दूसरा उसने ये कहा था
कि जब हार्ट रेट ज़्यादा होता है लेकिन बॉडी के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होता है, तो वेनस रिटर्न कम होती है, तो वो वेनस रिटर्न कम होने के रिजल्ट में स्ट्रोक वॉल्यूम को कम करता है, और अल्टीमेटली जब हार्ट रेट ज़्यादा होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होता है, तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाती है। हाँ, ओके, देयर आर एक्सटेंसिव फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस स्ट्रोक वॉल्यूम। ओके, okay, enjoy 10 minutes break, then we will continue.
Okay. Well, we were discussing about the stroke volume and factors affecting the stroke volume. तो अब हम डिस्कस करते हैं कि एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स दैट आर इन्फ्लुएंसिंग स्ट्रोक वॉल्यूम कौन कौन से हो सकते हैं. Like contractility is the increase in the contractile strength. ठीक है. अब जितनी ज़्यादा फोर्सफुली कंट्रैक्शन होएगी, मायोकार्डियल कंट्रैक्शन होएगी, उतना ज़्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम होएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ स्ट्रेच ऑफ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम. इंक्रीज इन द कंट्रैक्टिलिटी कम्स फ्रॉम. अब ये कैसे होगी, कंट्रैक्टिलिटी कैसे इंक्रीज होएगी, कौन सी ऐसी कंडीशन है जो कंट्रैक्टिलिटी को बढ़ाती हैं. पहली जो कंडीशन है उसमें सिंपैथिक स्टिमुलाई अगर ज़्यादा हो जाता है, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ जाती है. दूसरी कंडीशन सर्कुलेटिंग हार्मोन्स हैं. तीसरी कंडीशन ओके, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस. अब बेसिकली जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे तो ये थे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रोक वॉल्यूम क्या क्या हो सकते हैं. तो हम डिस्कस कर रहे थे कि कंट्रैक्टिलिटी कैसे बढ़ती है. पहली चीज़ है कि सिंपैथिक अगर स्टिमुलाई ज़्यादा हो गई है, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम की हाइपर एक्टिविटी हो गई है. दूसरी सर्कुलेटिंग हार्मोन्स हैं जिसमें एपिनेफ्रिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है. इसके अलावा कैल्शियम है, इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम अगर ज़्यादा हो गया है. इसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं जो कि पेशेंट्स ले लेता है तो उसके रिजल्ट में बॉडी के अंदर वेजो कंस्ट्रिक्शन होना शुरू हो जाती है, हार्ट के ऊपर इफेक्ट करती हैं, लाइक इनोट्रोपिक एजेंट्स होते हैं. तो ये भी क्या करती हैं, ये कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट बढ़ा रही होती हैं. इसके अलावा वो फैक्टर्स जो कि कंट्रैक्टिलिटी को कम कर रहे होते हैं जिनमें मेनली एसिडोसिस है. दूसरा इंट्रासेलुलर अगर पोटाशियम का इन्फ्लक्स ज़्यादा हो गया है, अगर इंट्रासेलुलर पोटाशियम ज़्यादा हो गया है या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ले लिए हैं वो पेशेंट्स जो कि हाइपरटेंसिव होते हैं तो बेसिकली क्या ले रहे होते हैं, वो पोटाशियम चैनल ब्लॉकर ले रहे होते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ले रहे होते हैं. तो वो जो मेडिकेशंस हैं वो भी अगेन कंट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज करके, स्ट्रोक वॉल्यूम कम करके, कार्डियक आउटपुट को कम करके ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रही होती हैं. ओके, इसके अलावा दूसरी चीज़ हमने डिस्कस करनी थी दैट इज ए पल्स. ईच कंट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल फोर्स अबाउट 60 to 80 ml of blood into the arterial system. अब बेसिकली पल्स क्या चीज़ है कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है ना तो वो कंट्रैक्शन के रिजल्ट में अपना ब्लड आर्टीरियल सिस्टम के अंदर भेजता है. अब ये जो आर्टरीज के ऊपर एक वेव लाइक पल्सेशन, वेव लाइक मूवमेंट फील की जाती है दैट इज नोन एज पल्स. पल्स क्या चीज़ है भाई कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है तो वो अपना ब्लड आर्टीरियल सिस्टम के अंदर भेजता है. अब आर्टीरियल सिस्टम के अंदर जो वेव लाइक एक मूवमेंट फील की जाती है उसको कहा जाता है पल्स. अब वो फील आप कहाँ कर सकते हैं, अगेन एक सुपरफिशियल आर्टरी के ऊपर, लेकिन जब उसको आप जेंटली प्रेस करते हैं अगेंस्ट अ बोन. ओके, ठीक है. The aortic pressure wave is transmitted through the arterial system and can be felt at any point where the superficial artery can be pressed firmly but gently against the bone. Okay. लास्ट स्लाइड्स के ऊपर बेटा हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं उसमें हमने एक्सटेंसिव फैक्टर्स डिस्कस किए हैं जो कि स्ट्रोक वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं. अब एक्सटेंसिव फैक्टर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, हमने कुछ सर्कुलेटिंग हार्मोन्स के बारे में बात की है, हाइपर एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात की है. सपोज आप चाह रहे हैं, आप डर गए हैं, आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा, फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिवेट हो जाएगा. तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि आपके हो सकता है बॉडी के अंदर शील्डिंग स्टार्ट हो जाए.
अब जो वो शिवरिंग है वो बेसिकली वेनस रिटर्न को बढ़ा रही होती है। इसके अलावा जैसे वेनस रिटर्न बढ़ेगी अल्टीमेटली सो वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा। दूसरी कंडीशन सर्कुलेटिंग हार्मोन्स है जिसमें एपिनेफ्रिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, ये बॉडी के अंदर रिलीज हो रहा होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हो सकता है एसिडोसिस बॉडी के अंदर हो रही है, पोटेशियम के इन्फ्लक्स ज़्यादा हो गया है। जो वो पेशेंट्स जो कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए सर्टेन ड्रग्स ले रहे होते हैं, जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, वो क्या करते हैं बेसिकली कि वो चैनल्स को ब्लॉक करके जो एक्शन पोटेंशियल हो रहा होता है उसको कम करके, वो वॉल्यूम को कम करके, कार्डिक आउटपुट को कम करके ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज कर रहे होते हैं। तो वो मेडिकेशन जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, ये सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होती हैं, वो अगेन कार्डिक आउटपुट को, ये स्ट्रोक वॉल्यूम को कम कर रही होती हैं। ओके, लोग पल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि पल्स क्या है कि जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है, वेंट्रिकल कंट्रैक्शन के रिजल्ट में वो अपने ब्लड को एओर्टा के अंदर भेजता है। अब एओर्टा के अंदर एक वेव लाइक ट्रांसमिशन होती है, वेव लाइक मूवमेंट ट्रांसलेट होती है इनटू द आर्टेरियल सिस्टम। और अगर हम किसी भी सुपरफिशियल आर्टरी को अगेंस्ट द बोनी प्रोमिनेंस प्रेस करेंगे तो हमें एक वेव फील हो रही होती है, और वो जो वेव है उसको पल्स कहा जाता है। द रेट एट विच द हार्ट इज बीटिंग डिपेंड कर रहा होता है कि हार्ट किस रेट से बीट कर रहा होता है। हम हार्ट रेट या पल्स रेट इसलिए ले रहे होते हैं ताकि हमें पता चल सके कि जो हार्ट है वो किस रेट के साथ बीट कर रहा है, क्या बीट उसकी ज़्यादा तो नहीं हुई लाइक टैकीकार्डिया तो नहीं हुआ, मोर देन 100 बीट्स पर मिनट तो नहीं है। जो नॉर्मल लिया जाता है वो 60 टू 80 या 60 टू 100 बीट्स पर मिनट के हिसाब से हार्ट रेट लिया जाता है। तो हम हार्ट रेट को चेक करने के लिए हमें हार्ट बीट को या पल्स को देखना पड़ता है। रेगुलरिटी दूसरा हमें पता चल जाता है कि हार्ट की जो रेगुलरिटी है वो एक स्पेसिफिक इंटरवल के साथ हार्ट बीट कर रहा है या नहीं कर रहा, या उसके अंदर कोई इर्तिमियाज तो नहीं चल रहा है। इसके अलावा वॉल्यूम और स्ट्रेंथ ऑफ द बीट कि वो जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है उस ब्लड वेसल के अंदर है वो कितना है, उससे भी हमें पता चल जाता है कि बॉन्डिंग पल्स है, थ्रेडिंग पल्स है। और इसके अलावा अटेंशन द आर्टेरियल वाल्व शुड फील सॉफ्ट एंड फ्लैट अंडर द फिंगर्स। के जो वॉल्व है वो हमें पता चल जाता है कि उसके अंदर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है, ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन तो नहीं हो रही। ये नॉर्मली हमें ये चीज़ें एक पल्स को नोट करने के लिए ज़रूरी होना चाहिए, पता होना चाहिए इनका। ये फैक्टर्स हैं जो कि अगेन हार्ट रेट के ऊपर इफेक्ट कर रहे होते हैं। अब ये जो फैक्टर्स हैं मेनली जेंडर है, मेल और फीमेल है। अब मेल का जो हार्ट रेट है कम होता है, फीमेल का ज़्यादा होता है ड्यू टू सर्कुलेटिंग हार्मोन्स। इसके अलावा एंजाइटी के लेवल की वजह से, ऑटोनोमिक एक्टिविटी है, अगर सिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ गई है, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी कम हो गई है, अल्टीमेटली क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। और एज है, अगर जो छोटे बच्चे हैं ना उनके अंदर देखिएगा हार्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है, और जो ओल्ड एज में चले जाते हैं उनका हार्ट रेट कम होना शुरू हो जाता है, अनटिल अनलेस कि जो उनकी आर्टेरियल वॉल है वो ना डैमेज हो जाए, हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल ना हो जाए। इसके अलावा सर्कुलेटिंग हार्मोन्स हैं जिनमें एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन हैं, मेनली ये क्या कर रहे होते हैं, ये हार्ट रेट को बढ़ा रहे होते हैं। एक्टिविटी और एक्सरसाइज है, अगर आपने एक्सरसाइज कर ली है तो वॉकिंग या जॉगिंग कर ली है तो उसके रिजल्ट में हार्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन वो कंपनसेशन के तौर पे बढ़ा होता है। टेम्परेचर है, जब हॉट इन्वायरमेंट होता है या आपको फीवर हो गया है तो उसके रिजल्ट में भी ये हार्ट रेट बढ़ सकता है। ये बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स है जो कि वो प्रेशर सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स जो आर्का प्योर्टा के ऊपर पड़ी होती हैं, जो कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रही होती हैं, कार्डिक आउटपुट को मेंटेन कर रही होती हैं। ये सर्टेन इमोशनल स्टेट्स हैं, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है, किसी पे गुस्सा किया है तो उसके रिजल्ट में भी आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, या समटाइम्स कोई एक्सट्रीम पे आपको हैप्पीनेस फील हो रही है तो उसके रिजल्ट में भी हार्ट रेट बढ़ जाता है। आर्टरीज सप्लाइंग द पेरिफेरल टिश्यू और नैरोड और ब्लॉक, ये सर्टेन कंडीशंस होती हैं जिसमें जब आर्टरीज या वो आर्टरीज जो कि पेरिफेरल टिश्यू को ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं जब वो नैरो हो जाती हैं या ब्लॉक हो जाती हैं या ओल्ड की एज की वजह से उनकी हार्डनिंग हो जाती है तो उसकी वजह से ये हार्ट रेट ज़्यादा हो सकता है। डिसऑर्डर ऑफ कार्डियक कंट्रैक्शन, डेफिनेटली अगर कार्डियक कंट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है तो हार्ट रेट ज़्यादा होगा, अगर कार्डियक कंट्रैक्शन नॉर्मल है तो हार्ट रेट नॉर्मल होगा। ब्रेडिकार्डिया बेटा एक होता है साइनस रिदम। साइनस रिदम में ये होता है कि जो हार्ट रेट होता है ना वो 60 टू 100 बीट पर मिनट के हिसाब से लिया जाता है। अगर लेस देन 60 बीट्स पर मिनट से
पर मिनट हार्ट रेट आ रहा है तो उसको ब्रेडिकार्डिया कहा जाता है। अगर मोर देन 100 आ रहा है तो उसको टैकीकार्डिया कहा जाता है। ब्रेडिकार्डिया इफ द हार्ट रेट इज लेस देन 60 बीट्स पर मिनट, उसको ब्रेडिकार्डिया कहा जाता है। वेल ओके, रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट को रेगुलेट कैसे किया जा सकता है? पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक फैक्टर्स होते हैं जो कि स्पेशली हार्ट रेट को इंक्रीज करवा रहे होते हैं। पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक एजेंट्स जो कि हार्ट रेट को इंक्रीज करवा रहे होते हैं, जिनमें कॉफीन है, और नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक्स होती हैं जो कि हार्ट रेट को कम करवा रहे होते हैं। तो ये सम सेडेटिव मेडिकेशंस भी होती हैं, कुछ ऐसी मेडिकेशंस भी होती हैं जिनका हार्ट रेट बड़ा होता है तो वो उनको दे दी जाती हैं कि उनका हार्ट रेट कम होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हार्ट रेट को रेगुलेट करने के लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन इज एक्टिवेटेड बाय द स्ट्रेस, एंजाइटी, एक्साइटमेंट और एक्सरसाइज। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिवेट होता है? जब एक्सट्रीम पे स्ट्रेस का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, कोई एंजाइटी होती है, टेंशन होती है, एक्साइटमेंट हो गई है या एक्सरसाइज की है, तो उसके रिजल्ट में सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ेगी और ये हार्ट रेट को बढ़ा देती है। लेकिन अगर पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ गई है तो ये हार्ट रेट को कम करना शुरू कर देती है। इसके अलावा सर्टेन कैटेकोलामाइन लाइक एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा है जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को अपोज कर रहा होता है, तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट को कम करवा रही होती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डोमिनेट्स द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, स्लोइंग हार्ट रेट एंड काजिंग वेगल टोन। अगर वेगल टोन एक्टिवेट हो गई है तो हार्ट रेट कम होता है, ब्रेडिकार्डिया काज कर रही होती है। अगर वेगल टोन नॉर्मल है या एक्टिवेशन नहीं हुई तो ये टैकीकार्डिया को भी लीड कर रही होती है। ये एटीरियल या ब्रिज रिफ्लेक्स होती है, ये एटीरियल रिफ्लेक्स भी इसको कहा जाता है। सिंपैथेटिक रिफ्लेक्स इनिशिएटेड बाय द इंक्रीज ब्लड इन द एओर्टा। अब बेसिकली ये इसको बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स को भी कहा जाता है इन सर्टेन कंडीशंस की, और बुक में भी मेंशन है कि एटीरियल जो रिफ्लेक्स होती है इसको बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स का भी नाम दिया जा सकता है। तो ये बेसिकली क्या होती है कि एट्रिया के अंदर जितना ब्लड आ रहा होता है उसको मेजर कर रही होती है, तो एट्रिया के अंदर कितना स्ट्रेच हो रहा है। स्टिमुलेशन ऑफ ऐसे नोड काज करवा रही होती है कि ऐसे नोड से जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होनी है, लाइक ऐसे नोड से एवी नोड तक जानी है, देन बंडल ऑफ हेयर्स तक जानी है, देन परकंजी फाइबर्स तक जानी है, तो ये उसको भी स्टिमुलेट करवा रही होती है। बैरोरिसेप्टर स्टिमुलेट बैरोरिसेप्टर इन द एट्रिया काजिंग इंक्रीज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन। अब जैसे ही इसकी स्टिमुलेशन होएगी तो ये क्या करवाएगी कि बैरोरिसेप्टर को स्टिमुलेट करवा देगी। बैरोरिसेप्टर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करवाएंगे, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर स्टिमुलेट होएगा तो वो हार्ट रेट को बढ़ाना शुरू कर देगा। इसके अलावा सर्टेन सर्कुलेटरी हार्मोन्स हैं, सर्कुलेटिंग हार्मोन्स हैं जिनमें एपिनेफ्रिन है और थायरोक्सिन है, ये हार्ट रेट को बढ़ा रहे होते हैं। और थायरोक्सिन या थायरोटॉक्सिकोसिस मोस्टली वो पेशेंट्स जिनका थायराइड का लेवल ज़्यादा होता है उनका अक्सर हार्ट रेट बढ़ा होता है। इसके अलावा आज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ये है ब्लड प्रेशर। पहले हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं जिनमें स्ट्रोक वॉल्यूम को डिस्कस किया है, पल्स को डिस्कस किया है, अब तीसरी जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ब्लड प्रेशर। ओके, तो ब्लड प्रेशर बेसिकली क्या है? ब्लड प्रेशर इज द फोर्स और द प्रेशर दैट द ब्लड एक्सर्ट्स ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल्स। वो प्रेशर जो कि ब्लड अपनी वॉल्स के ऊपर एक्सर्ट करता है उसको कहा जाता है ब्लड प्रेशर। अब ये सिस्टेमिक आर्टेरियल ब्लड प्रेशर मेंटेन द एसेंशियल फ्लो ऑफ ब्लड इनटू एंड आउट ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि ऑर्गन के अंदर एक कंटिन्यूसली फ्लो ऑफ ब्लड को मेंटेन किया जा सके। अगर इसका नॉर्मल लेवल मेंटेन नहीं होगा तो उसके रिजल्ट में सर्टेन कंडीशंस प्रोड्यूस हो सकती हैं। लाइक अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होएगा तो उस कंडीशन को हाइपरटेंशन कहा जाता है, अगर लो होएगा तो उस कंडीशन को हाइपोटेंशन कहा जाता है। अब अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि कोई ब्लड वेसल रैप्चर कर सकती है। जिस तरह मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि स्ट्रोक हो गया है या सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हो गया है, या कोई दिमाग की नस फट गई है, इन पंजाबी उर्दू के दिमाग की कोई नस फट गई है, तो बेसिकली उसके पीछे एक काज ये भी होती है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा था। तो स्मॉल आर्टरीज होती हैं जो कि एक स्पेसिफिक प्रेशर को बेयर करती हैं। अगर वो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो उनमें ब्रस्ट आउट होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो वो ब्रस्ट आउट हो जाती हैं, फट जाती हैं, तो कहीं भी ब्लीड कर सकती हैं। तो इसलिए इस ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज के अंदर रखना या नॉर्मल लिमिट के अंदर रखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। If the blood pressure is too high, blood vessels can be damaged, causing clots or
bleeding from the sides of blood vessel ruptures. If it falls too low, the blood flow through the tissue bed may be inadequate. अगर ज़्यादा होएगा तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि ब्लड वेसल कोई रैप्चर हो सकती है। अगर ब्लड प्रेशर कम होएगा, हाइपोटेंशन की कंडीशन होएगी, जो पेशेंट है वो शॉक में जाना शुरू हो जाएगा। शॉक बेसिकली क्या है कि एक हाइपोपर्फिनियन की स्टेज है, वहाँ पे उसको ऑक्सीजन कम मिलेगी, ब्लड सप्लाई कम मिलेगी, उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो इलिमिनेट नहीं होंगे, तो वो अगेन जो सेल है, ये जो टिश्यू है उसको इंजर करना शुरू कर देंगी। तो ये दोनों चीज़ें, चाहे ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो चाहे ब्लड प्रेशर कम हो, दोनों हार्मफुल हैं बॉडी के लिए। तो इसलिए ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखना, एक लिमिट के अंदर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज ए पर्टिकुलरली डेंजरस फॉर एसेंशियल ऑर्गन सच एज हार्ट। डेफिनेटली अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होएगा तो हार्ट के ऊपर भी इफेक्ट पड़ सकता है, हार्ट फेलियर काज करवा सकता है, एमआई काज करवा सकता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ब्रेन के ऊपर जाएगा तो सीवी होने के चांसेस होते हैं, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट है, या कोई भी ब्रेन के अंदर स्मॉल जो आर्टरी पड़ी होती है वो रैप्चर होने के चांसेस होते हैं। इसी तरह अगर किडनी की बात करें तो किडनी फेलियर काज कर रहा होता है, क्योंकि ग्लोमेरुलाई जो है ये टफ टफ कैपिलरीज है, स्मॉल स्मॉल वहाँ पे ब्लड वेसल्स पड़ी होती हैं, तो वो प्रेशर को बेयर नहीं करेंगी। अगर बेयर नहीं करेंगी तो वो उनको ब्रस्ट आउट होने के चांसेस होते हैं, रैप्चर होने के चांसेस होते हैं, तो ये रीनल फेलियर भी काज करता है। इसलिए ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखना इंपॉर्टेंट होता है। अब ये जो ब्लड प्रेशर होता है दो तरह से होता है, वन इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, अदर वन इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो प्रेशर होता है जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करते हैं तो अपना ब्लड आर्टीरियल सिस्टम के अंदर पुश करते हैं, तो आर्टीरियल सिस्टम के अंदर जो प्रेशर मेजर किया जाता है उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। और डायस्टोलिक वो ब्लड प्रेशर होता है जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे होते हैं और आर्टीरियल सिस्टम के अंदर जो रिलैक्सेशन के बाद, ये रिलैक्सेशन के टाइम ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है, उसको कहा जाता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और इनका जो डिफरेंस होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का, उसको पल्स प्रेशर कहा जाता है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो ब्लड प्रेशर व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल contracts and pushes blood into the aorta, the pressure produced within the arterial system is called systolic blood pressure। और ये जो एक नॉर्मल अडल्ट है उसके अंदर जो एवरेज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लिया जाता है वो 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है, ये 16 किलो पास्कल है। और जब डायस्टोलिक की बात करें तो इन द कंप्लीट कार्डिक डायस्टोल व्हेन द हार्ट इज रेस्टिंग फॉलोइंग इजेक्शन ऑफ द ब्लड, जब हार्ट इजेक्ट करने के बाद रेस्ट कर रहा होता है तो उस टाइम जो आर्टीरियल सिस्टम के अंदर प्रेशर मेजर किया जाता है उसको कहा जाता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है ये 80 मिलीमीटर और 11 किलो पास्कल होता है। 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है, ये 11 किलो पास्कल होता है। तो जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का डिफरेंस होता है उसको पल्स प्रेशर कहा जाता है। ओके, तो आर्टीरियल ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड, एक स्पेसिफिक मशीन होती है जो कि ब्लड प्रेशर को मेजर कर रही होती है। एक तो कार्डिक मॉनिटर से मेजर कर रहे होते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक मैनोमीटर होती है, मशीन होती है। ये डिफरेंट कैटेगरीज में आ रही होती है, लाइक डिजिटल भी हो सकती है, मर्करी वाली भी हो सकती है। तो ये क्या करती हैं, बेसिकली ये मशीन्स होती हैं जो कि ब्लड प्रेशर को मेजर कर रही होती हैं। और जब हम इसकी बात करें लिखा कैसे जाता है, तो हमेशा जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो ऊपर लिखा जाता है और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो डाउनवर्ड लिखा जाता है। तो arterial blood pressure is measured with a specific manometer and is usually expressed with systolic pressure written above the diastolic blood pressure। तो एक नॉर्मल अगर अडल्ट की बात करें तो उसके अंदर जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है। तो वी कैन राइट एज ब्लड प्रेशर इज 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तीसरा मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर होता है। मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर एवरेज प्रेशर इन द पेशेंट्स आर्टरीज ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल एंड कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। तो जब हम कार्डियक साइकिल पढ़ रहे थे तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि एक मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर भी होता है। अब मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर क्या होता है कि वो प्रेशर जो कि हम एक कार्डियक साइकिल के दौरान कैलकुलेट कर रहे होते हैं उसको मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर कहा जाता है। इसके लिए जो फार्मूला है, डिफरेंट फार्मूलाज हैं, बेसिकली 3 फार्मूले हैं जो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये मोस्ट इजीएस्ट है। जिसमें मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 इंटू पल्स प्रेशर। अब पल्स प्रेशर क्या था कि वो ब्लड प्रेशर जो कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के दरमियान एग्जिस्ट करता है या उनका जो डिफरेंस होता है उसको कहा जाता है पल्स प्रेशर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 इंटू सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कर ली तो भी ठीक है, या ओनली 1/3
पल्स प्रेशर कर लें तो भी ठीक है। इसके अलावा फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मेनली ब्लड प्रेशर को इफेक्ट कर रहे होते हैं। बेसिकली अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें तो ब्लड प्रेशर दो चीज़ें बना रही होती हैं, वन इज़ कार्डिक आउटपुट, अदर इज़ पेरिफेरल रेजिस्टेंस। पेरिफेरल रेजिस्टेंस और कार्डिक आउटपुट ये दोनों ब्लड प्रेशर को बना रही होती हैं। ओके, blood pressure is determined by cardiac output and peripheral resistance. Change in either of these parameters tend to alter systemic pressure, systemic blood pressure. अगर पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होएगी या स्ट्रोक वॉल्यूम कम होएगा या कार्डिक आउटपुट कम होएगी तो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा। Change in either of these parameters tend to alter systemic blood pressure. Definitely अगर इनमें के अंदर किसी के अंदर चेंज आएगी, लाइक पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो गई है या कार्डिक आउटपुट कम हो गई है तो उसके रिजल्ट में ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो बॉडी के अंदर कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स हैं जिनमें मेनली बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स है, कीमो रिसेप्टर रिफ्लेक्स है, किडनी के अंदर एडीएच है या रीनल एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम है, वो एक्टिवेट होकर ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ओके, दीज आर फैक्टर्स दैट डिटरमाइन ब्लड प्रेशर। लाइक अगर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज है तो अल्टीमेटली वेनस रिटर्न बढ़ेगी, वेनस रिटर्न बढ़ेगी तो कार्डिक आउटपुट बढ़ेगी और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। इसके रिजल्ट में अगर ब्लड प्रेशर वेनस रिटर्न बढ़ी हुई है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, हार्ट रेट बढ़ा हुआ है तो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अगर वेनस रिटर्न कम है, ब्लड वॉल्यूम कम है, स्ट्रोक वॉल्यूम कम है, हार्ट रेट बढ़ा हुआ है तो उसके रिजल्ट में ब्लड प्रेशर कम होएगा। अब स्ट्रोक वॉल्यूम जितना ज़्यादा होएगा उतनी कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होएगी, कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होएगी तो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर ज़्यादा होएगा। इसके अलावा विस्कोसिटी अगर ज़्यादा हुई हुई है तो वो भी ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवाती है, और पेरिफेरल रेजिस्टेंस अगर बढ़ी हुई है जो कि अगेन वेनस रिटर्न को बढ़ा रही होती है, ये भी ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करती है। दीज आर फैक्टर्स दैट डिटरमाइन ब्लड प्रेशर। ओके, कार्डिक आउटपुट is determined by the stroke volume and heart rate, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। the factors that may increase or decrease cardiac output and run blood pressure। अब बेसिकली कार्डिक आउटपुट यहाँ पर अगेन रिपीट करने का मकसद ये है कि कार्डिक आउटपुट डायरेक्टली इफेक्ट कर रही होती है ब्लड प्रेशर को। जितनी ज़्यादा कार्डिक आउटपुट होएगी उतना फोर्सफुली वो ब्लड वेसल के साथ स्ट्राइक करेगा, जितना फोर्सफुली स्ट्राइक करेगा हम ये कहेंगे कि उसका ब्लड प्रेशर उतना ज़्यादा है। इंक्रीज इन कार्डिक आउटपुट राइजेस बोथ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। पहली जो चीज़ है कि कार्डिक आउटपुट जितनी ज़्यादा होगी उतना ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। अब कार्डिक आउटपुट जितनी ज़्यादा होगी ये दोनों सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट कर रही होती हैं। इंक्रीज इन द स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीजेज सिस्टोलिक प्रेशर मोर देन डायस्टोलिक प्रेशर। अगर तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा तो मायोकार्डियम को फोर्सफुली कंट्रैक्ट करेगा, जितना फोर्सफुली कंट्रैक्ट करेगी वो इतना फोर्सफुली ब्लड को इजेक्ट करेगी। तो अल्टीमेटली अगर स्ट्रोक वॉल्यूम बड़ा होगा तो वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा रेदर देन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। दूसरी चीज़ जो है वो है पेरिफेरल रेजिस्टेंस या आर्टियोलर रेजिस्टेंस भी इसे कहा जाता है। Okay, arterioles, the smallest arteries, have a tunica media, definitely composed almost entirely of smooth muscles which responds to nerve and chemical stimulation। अब ये जो arteries हैं ये peripheral resistance है, ये mainly दो चीज़ों को रिस्पॉन्ड कर रही होती है, या तो नर्व स्टिमुलेशन होती है या केमिकल स्टिमुलेशन होती है। कंट्रैक्शन और डायलिटेशन ऑफ arterioles आर मेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ पेरिफेरल रेजिस्टेंस। डेफिनेटली अगर इनके अंदर जो पेरिफेरीज हैं उनके जो अंदर ब्लड वेसल पड़ी हैं उनके अंदर अगर नॉर्मल कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती रहेगी तो ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज रहेगा। अगर किसी वजह से कंट्रैक्शन ज़्यादा हो गई है तो वो ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने के चांसेस होंगे। जैसे ही वेसो कंस्ट्रक्शन होएगी तो ब्लड वेनस रिटर्न की फॉर्म में ज़्यादा आएगा, अगर वेसो डायलेशन होएगी तो ब्लड वेनस रिटर्न की फॉर्म में कम जाएगा। तो ये दोनों वेसो कंस्ट्रक्शन ब्लड प्रेशर को बढ़ा रही होती हैं और वेसो डायलेशन ब्लड प्रेशर को कम कर रही होती हैं। तीसरी चीज़ है कि इलास्टिसिटी। अगर तो इलास्टिसिटी है तो वो क्या करेगी बेसिकली कि कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को मेंटेन करती रहेगी। कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मेंटेन रहेगी तो इलास्टिसिटी मेंटेन रहेगी। अगर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की एबिलिटी लॉस हो जाती है या इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है, जैसे एजिंग प्रोसेस है तो उसमें जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी मेनली हार्डनिंग हो जाती है। जैसे ही हार्डनिंग होएगी तो उनके अंदर वेसो कंस्ट्रिक्शन और वेसो डायलेशन की एबिलिटी लॉस हो चुकी होती है, तो वो एक स्मूथ वे के साथ जो ब्लड है वो फ्लो कर रहा होता है।
तो वो भी ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करवा रहा होता है। तो इसमें हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं कि मेनली जो पेरिफेरीज हैं उनके अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वो मेनली दो चीज़ों को रिस्पॉन्ड करती हैं, या तो केमिकल स्टिमुलेशन हो रही होती है या दूसरी नर्व स्टिमुलेशन हो रही होती है। और दूसरी चीज़ हमने डिस्कस किया वो ये है कि जो वेजो कंस्ट्रिक्शन होएगी तो ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा रही होती हैं, और अगर वेजो डायलेशन होएगी तो ये ब्लड प्रेशर को कम कर रही होती हैं। इसके अलावा हमने इलास्टिसिटी की बात की है कि इलास्टिसिटी अगर है तो नॉर्मली जो ब्लड वेसल कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होनी है वो उसकी इलास्टिसिटी को डिजिकुलेट कर रही होती है। अगर तो उनके अंदर इलास्टिसिटी है तो ब्लड प्रेशर कम होएगा, कम या ज़्यादा होएगा। अगर उनके अंदर इलास्टिसिटी ख़त्म हो गई है, जैसे हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल हो गई है, तो वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवा रही होती हैं। इसके अलावा ऑटो रेगुलेशन है। ऑटो रेगुलेशन हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बेसिकली ऑटो रेगुलेशन क्या है कि ऑटो रेगुलेशन एक ऑर्गन की एबिलिटी है कि वो अपनी ब्लड फ्लो को खुद एडजस्ट कर लेता है, उसको कहा जाता है ऑटो रेगुलेशन। तो सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर continuously rises and falls according to level of activity, body position, etc. The body organs are capable of adjusting blood flow and blood pressure in their own local blood vessels independently of systemic blood pressure. This property is called as autoregulation and protects the tissue against the swings in the systemic pressure. अब ये जो ऑटो रेगुलेशन है बेसिकली ये ऑर्गन की एबिलिटी हो सकती है, लोकल ब्लड वेसल की एबिलिटी हो सकती है कि उनके अंदर क्या होता है कि वो जितनी उनको रिक्वायर अमाउंट में ब्लड चाहिए होता है वो उसको गेन कर लेती हैं। इट इज़ स्पेशली इंपॉर्टेंट इन द किडनी। अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी के अंदर ऑटो रेगुलेशन हो रही होती है, ब्रेन के अंदर ऑटो रेगुलेशन हो रही होती है, लिवर के अंदर ऑटो रेगुलेशन हो रही होती है। तो ये जो मेजर ऑर्गन्स हैं ये अपनी ब्लड सप्लाई को कंप्रोमाइज़ नहीं होने देते, इसलिए ये थ्रू प्रोसेस ऑफ ऑटो रेगुलेशन अपनी ब्लड सप्लाई को मेंटेन कर रही होती हैं। It is especially important in the kidney, which can be damaged by increased pressure in their delicate glomeruli capillary beds and in the brains, and which is very sensitive to even slight increase in the level of cellular waste. अगर सेलुलर वेस्ट अकमुलेट हो गया है या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ गई है या कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया है, दीज आर सर्टेन फैक्टर्स। अब ये फैक्टर्स क्या करते हैं, ये उस एरिया के अंदर ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करवा देते हैं। जैसे ब्लड सप्लाई इंक्रीज होएगी तो उस कंडीशन को कहा जाता है कि ये अपनी ऑटो रेगुलेशन के थ्रू ब्लड सप्लाई को मेंटेन कर रही है। अब अगर हम बात करें ब्लड प्रेशर की कंट्रोल की, तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल कैसे होता है, ये दो तरह से कंट्रोल होता है मेनली। एक शॉर्ट टर्म कंट्रोल होता है और दूसरा लॉन्ग टर्म कंट्रोल होता है। जो शॉर्ट टर्म कंट्रोल होता है ये सेकंड टू मिनट्स के अंदर कंट्रोल हो रहा होता है, जिनमें मेनली बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स है, दूसरा कीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्स है, तीसरा हार्मोनल कंट्रोल है। अब बैरोरिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये बेसिकली प्रेशर सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स होती हैं प्रेशर, और जो कीमोरिसेप्टर्स हैं, कीमोरिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को असेस कर रहे होते हैं, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को असेस कर रहे होते हैं और ऑक्सीजन के लेवल को असेस कर रहे होती हैं। और जो हार्मोनल कंट्रोल है उसमें एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन हैं। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म कंट्रोल हो रहा होता है, लॉन्ग टर्म मिनट टू आवर्स में कंट्रोल हो रहा होता है, जिनमें मेनली किडनी है। और किडनी कैसे कंट्रोल कर रहा होता है, किडनी बेसिकली रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के थ्रू कंट्रोल कर रहा होता है, या एडीएच रिलीज करवा के कंट्रोल कर रहा होता है, या एटीरियल नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड के थ्रू। ये हार्मोन है जो कि कार्डियोमायोसाइट से रिलीज हो रहा होता है, ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रहा होता है। ये जो एएनपी है ये तब रिलीज होगा जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, अगर ब्लड प्रेशर कम होगा तो ये रिलीज नहीं होता। ओके, शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो मेनली इसके अंदर क्या आता है कि हमने डिस्कस किया है कि शॉर्ट टर्म में कीमोरिसेप्टर्स होते हैं और बैरोरिसेप्टर्स होते हैं और हार्मोनल कंट्रोल होता है। तो शॉर्ट टर्म के अंदर जो कार्डियोवैस्कुलर सेंटर है कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स इन द मेडुला एंड कोन्स ऑफ द ब्रेन स्टेम। The CVC receives, integrates and coordinates inputs from the baroreceptor जो कि प्रेशर सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स होती हैं। कीमोरिसेप्टर्स होती हैं, हायर सेंटर्स इन द ब्रेन होता है। द सीवीसी कार्डियोवैस्कुलर सेंटर है सेल्स ऑटोनोमिक नर्व्स बोथ सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक टू द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स।
It controls blood pressure by slowing down or speeding up the heart rate by dilating or constricting the blood vessels. ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। अब पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम क्या करता है कि हार्ट रेट को कम करवाना है या ज़्यादा करवाना है, स्ट्रोक वॉल्यूम को कम करवाना है या ज़्यादा करवाना है, वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ानी है या कम करवानी है, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम फाइनलाइज कर रहा होता है। एक्टिविटी इन दीज फाइबर्स इज एसेंशियल फॉर द कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर। डेफिनेटली अगर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इंटैक्ट है तो ये पैरासिम्पैथिक और सिम्पैथिक एक्टिविटी को एक्टिवेट करता रहेगा और ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज रहेगा। These are सिम्पैथिक और पैरासिम्पैथिक स्टिमुलेशन के ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कैसे इसको कोऑर्डिनेट करता है। अगर हम सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये हार्ट रेट को बढ़ा रहा होता है, स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रैक्शन ज़्यादा करता है। अगर हम पैरासिम्पैथिक की बात करें तो ये रेट को कम करता है और स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रैक्शन को कम कर रहा होता है। दूसरा ब्लड वेसल की बात करें तो ब्लड वेसल सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होती है तो ये ब्लड वेसल का डायमीटर कम करती हैं, वेसोकंस्ट्रिक्शन करवा रही होती हैं। तो इसके अलावा अगर हम ब्रेन की बात करें तो वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं उनका डायमीटर इंक्रीज करवा रही होती हैं, डायलेट करवा रही होती हैं। इसी तरह अगर हम पैरासिम्पैथिक की बात करें तो पैरासिम्पैथिक क्या करती हैं कि ब्लड वेसल्स डू नॉट हैव ए पैरासिम्पैथिक ब्लड सप्लाई, तो इनके अंदर ब्लड पैरासिम्पैथिक एक्टिविटी नहीं होती। ओके, तो पहली चीज़ हमने डिस्कस किया बैरोरिसेप्टर्स। तो बैरोरिसेप्टर बेसिकली क्या होती हैं, विद इन द वॉल्स ऑफ aortic and carotid sinuses are baroreceptors. These are nerve sensitive, nerve endings sensitive to stretch, pressure sensitive nerve endings भी इनको कहा जाता है, which are the body's principal movement to movement regulatory mechanism for controlling blood pressure। अब ये क्या करती हैं, ये सेकेंड टू सेकेंड बीट टू बीट वो ब्लड जो कि एओर्टा के अंदर आ रहा होता है उसको मेजर कर रही होती हैं। जैसे ही ब्लड प्रेशर राइज होता है तो ये मैसेज कन्वे करती हैं, तो सीवीसी क्या है, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर है, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर तक ये मैसेज कन्वे होता है। अब कार्डियोवैस्कुलर सेंटर मैसेज कन्वे करता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम अपनी डिवीजन एक्टिवेट करवाता है पैरासिम्पैथिक या सिम्पैथिक डिवीजन को। तो उसके रिजल्ट में वहाँ पे ब्लड वेसल का डायमीटर कम करवाना है, ब्लड प्रेशर का डायमीटर ज़्यादा करवाना है, वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम डिसाइड कर रहा होता है। और द नेट रिजल्ट इज फॉल इन सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर। अगर किसी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो फायरिंग जैसे ज़्यादा होगी और आउट ऑफ एओर्टा के अंदर, ये कैरोटिड साइनसेस के अंदर, तो वो प्रेशर सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स मैसेज कन्वे करेंगी सीवीसी को। सीवीसी क्या करेगा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को बताएगा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। अब पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जैसे ही एक्टिवेट होएगा तो वो हार्ट रेट को कम करेगा और इसके अलावा सिम्पैथिक जो स्टिमुलेशंस हैं उसको कम कर देगा, जिसके रिजल्ट में वेसोडाइलेशन हो जाएगी। वेसोडाइलेशन होएगी, वेनस रिटर्न कम होएगी, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होएगा और एट द एंड कार्डिक आउटपुट कम होएगी और ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बैरोरिसेप्टर जो कंट्रोल है, बैरोरिसेप्टर कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर इज आल्सो कॉल्ड एज बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स भी इसको कहा जाता है, बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स है। ये एक डायग्राम है बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स की कि जब व्हेन द ब्लड प्रेशर बिकम एलिवेटेड अबव द नॉर्मल, तो उसके रिजल्ट में कैरोटिड साइनस के ऊपर फायरिंग ज़्यादा होती है। अब ये जो फायरिंग है ये सीवीसी डिटेक्ट करता है, बैरोरिसेप्टर डिटेक्ट करके सीवीसी को बताते हैं। सीवीसी क्या करता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को बताता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है कि सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी कम कर देता है और वेसोकंस्ट्रिक्शन कम करवा देता है और पैरासिम्पैथिक एक्टिविटी बढ़ा देता है। उसके रिजल्ट में हार्ट रेट कम होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होता है, आर्टीरियल वेसोडाइलेशन होना शुरू हो जाती है, कार्डिक आउटपुट कम होती है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होती है और एट द एंड ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। अगर इसके हम अपोजिट देखते हैं तो अपोजिट में जब ब्लड प्रेशर कम होएगा तो ये सीवीसी उसको डिटेक्ट करेगी, बैरोरिसेप्टर उसको डिटेक्ट करेंगे, सीवीसी को बताएंगे, सीवीसी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की सिम्पैथिक डिवीजन को एक्टिवेट कर देगा। अब रिफ्लेक्स में ट्रिगर है तो वो ट्रिगर कर रही होता है उसको। अब जैसे ही सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ेगी, सिम्पैथिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो अल्टीमेटली ये क्या करवाते हैं कि हार्ट रेट को बढ़ाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ाता है और पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है, जिसके रिजल्ट में कार्डिक आउटपुट बढ़ती है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है और एट द एंड ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता है।
इसके अलावा कीमोरिसेप्टर्स होते हैं। कीमोरिसेप्टर्स क्या करते हैं? कीमोरिसेप्टर्स बेसिकली केमिकल सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स होती हैं। ये भी कैरोटिड और एओर्टिक बॉडीज में प्रेजेंट होती हैं और इन्होंने रेस्पिरेशन के थ्रू कंट्रोल कर रही होती हैं। अब सेंसिटिव टू चेंज इन दी लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल चेंज हो रहा है, ऑक्सीजन का लेवल चेंज हो रहा है, या पीएच या हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को डिटेक्ट कर रही होती हैं। When these changes are detected by the chemoreceptor, they send signal। ये भी वही करती हैं कि इन्होंने सिग्नल को असेस करना है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, या हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है, या पीएच है। इनको असेस करके इन्होंने भी सीवीसी को बताना होता है। अब सीवीसी ने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की डिवीजन को ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को कन्वे करना होता है मैसेज। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? वो सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। ओके, तो इसमें chemoreceptors are found in the on the brain surface and the medulla oblongata, and they measure carbon dioxide, oxygen, and pH surrounding the cerebrospinal fluid. Basically, chemoreceptors are in the carotid and aortic bodies, detect oxygen, carbon dioxide, and pH. Impulses are conducted to cardiorregulatory and vasomotor control centers in the medulla oblongata, via glossopharyngeal nerve होती है, vagus nerve के थ्रू ये मैसेज कन्वे कर रही होती हैं। अब chemoreceptors in the medulla oblongata also monitor CO2 and pH in the blood। अगर हम ये एक डायग्राम है नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर ये देखेंगे तो इसमें हमें इजीली समझ आ जाएगी कि जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ाएगा और उसके रिजल्ट में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगा। अब ये कंडीशन क्या शो कर रही है कि ये ब्लड प्रेशर कम हुआ है। अब जैसे ये कंडीशन होगी, ब्लड प्रेशर कम होएगा, कीमोरिसेप्टर उसको डिटेक्ट करेंगे, कीमोरिसेप्टर डिटेक्ट करके सीवीसी को बताएंगे, सीवीसी क्या कहवाएगा? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को बताएगा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम सिम्पैथेटिक डिवीजन को एक्टिवेट कर देगा। अब जैसे ही सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन होगी तो ये स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ाएगा, हार्ट रेट बढ़ाएगा और वेसोकंस्ट्रिक्शन होना शुरू हो जाएगी और ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाएगा। अगर हम इसके अपोजिट देखें तो वो कंडीशन जिसमें जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, जब ज़्यादा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होगा, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी, ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होगा, तो कीमोरिसेप्टर डिटेक्ट करके सीवीसी को बताएंगे, सीवीसी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को बताएगा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन को एक्टिवेट कर देगा। अब जैसे ही पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन होएगी तो उसके रिजल्ट में स्ट्रोक वॉल्यूम कम होएगा, हार्ट रेट कम होएगा, वेसोकंस्ट्रिक्शन कम हो जाएगी, तो ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा, तो ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो सकता है। ओके, तो इसके अलावा हायर सेंटर्स इन द ब्रेन होते हैं। इनपुट टू द सीवीसी फ्रॉम द हायर सेंटर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इमोशनल स्टेट सच एज फेयर है, एंगर है, एंजाइटी है, पेन है तो ये भी ब्लड प्रेशर में चेंजेस हमें ला सकते हैं। The hypothalamus in the brain controls body temperatures and influences the CVC, which responds by adjusting the diameter of blood vessels in the skin. Definitely, अगर मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा। ओके, कीमोरिसेप्टर्स को अगेन रिपीट कर देता हूँ। मैंने ये बताया कीमोरिसेप्टर के बारे में कि ये केमिकल सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स होती हैं। अब इन्होंने क्या करना होता है, केमिकल्स में जो असेस करना होता है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को असेस करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को असेस करती हैं और ऑक्सीजन के लेवल को असेस करती हैं। जब ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन आयन का लेवल ज़्यादा होगा, तो पीएच कम हो जाएगी। तो ये कीमोरिसेप्टर डिटेक्ट करेंगे, डिटेक्ट करने के बाद ये सीवीसी को बताती हैं। सीवीसी कार्डियोवैस्कुलर सेंटर है और सीवीसी क्या करवाता है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को बताता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम सिम्पैथेटिक डिवीजन को एक्टिवेट कर देता है। अब जैसे सिम्पैथेटिक डिवीजन एक्टिवेट होगी उसके रिजल्ट में स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगी, वेसोकंस्ट्रिक्शन होगी और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। दूसरी कंडीशन हमने ये कही है कि जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होएगा तो उसको हमने कम करवाना है। जब ज़्यादा होएगा तो ये कंडीशन होएगी कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होएगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होएगी, ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होएगा। कीमोरिसेप्टर इसको असेस करेंगे, असेस करने के बाद ये सीवीसी को बताएंगे। सीवीसी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को बताएगा और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा? पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। पैरासिम्पैथिक हार्ट रेट को कम करवाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम को कम करवाएगा, वेसोकंस्ट्रिक्शन कम करवाएगा, उसके रिजल्ट में जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा। वेल, तो हम हायर सेंटर इन द ब्रेन की बात कर रहे थे तो ये क्या होते हैं कि बेसिकली हाइपोथैलेमस इन द ब्रेन कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा होता है।
मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसी कंडीशन जब हॉट इन्वायरमेंट होता है या वेदर चेंजेस हो रही होती हैं, तो ये जो आपकी पेरिफेरीज हैं वो डायलेट होना शुरू हो जाती हैं, स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है। तो ये hypothalamus in the brain controls body temperature and controls the CVC, which responds by adjusting the diameter of blood vessels in the skin. This is important mechanism regulate conservation and loss of heat so that core body temperature remains in the normal range. हाँ ओके, तो ये बेसिकली क्या कर रहे होते हैं कि ये भी हायर सेंटर्स इन द ब्रेन भी ब्लड वेसल के डायमीटर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब ये है लॉन्ग टर्म कंट्रोल मैकेनिज्म जिसमें रास सिस्टम है। और ये दो एक स्लाइड्स हैं, ये हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद एंड हो जाएगा। लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म के अंदर रीनल एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम है, रास सिस्टम है, दूसरा एक्टिवेशन ऑफ एक्शन ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन है। बस बेटा ये दो स्लाइड्स हैं, दो स्लाइड्स हम डिस्कस कर लेते हैं कि लॉन्ग टर्म कैसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो रहा होता है। पहली जो कंडीशन है उसमें रास सिस्टम रीनल एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम है, दूसरा लेवल ऑफ एडीएच है। बोथ ऑफ these सिस्टम रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम thus influencing ब्लड प्रेशर। और तीसरी कंडीशन है एएनपी है। ओके, अब एएनपी क्या है? एर्टीरियल नाइट्रिक यूरेटिक पेप्टाइड है, हार्मोन रिलीज बाय हार्ट इटसेल्फ, causes sodium and water loss from the kidney and reduces blood pressure, opposing the activities of both ADH and the RAS system। अगर हम RAS सिस्टम की बात करें तो ये एक डायग्राम है, इसमें से आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बेसिकली जैसे ही ब्लड प्रेशर कम होता है, ब्लड प्रेशर कम होने के रिजल्ट में वो ब्लड किडनी की तरफ कम जाता है, या सोडियम का लेवल जब कम होता है तो दैट इज असेस्ड बाय मैकुलर डेंसा। अब मैकुलर डेंसा क्या करता है कि वो जैसी सेल को एक्टिवेट करता है, जैसी सेल रीनल को रिलीज करती हैं। अब जो लीवर है वो एक प्रोटीन सिंथेसिस करता है, दैट प्रोटीन इज नोन एज एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन ब्लड के अंदर फ्री फ्लॉट कर रही होती है, ये कंबाइन होती है विद द रीनल। जैसे ये एंजियोटेंसिनोजन और रीनल मिलते हैं तो ये एंजियोटेंसिन 1 बना देते हैं। अब एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होना होता है। एंजियोटेंसिन 1 से 2 में कन्वर्ट होने के लिए एक इंजाइम हमें चाहिए होता है, वो इंजाइम आ रहा होता है लंग से या पल्मोनरी ब्लड से आ रहा होता है, दैट एंजाइम इज नोन एज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब इसने क्या करना होता है, इसने एंजियोटेंसिन 1 को 2 के अंदर कन्वर्ट कर देना होता है। एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, ये पोर्टेंट वेसोकंस्ट्रिक्टर है, वाइड स्प्रेड वेसोकंस्ट्रिक्शन काज करवा देता है। और दूसरा एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स जैसे स्टिमुलेट होती है वहाँ से एल्डोस्टेरोन को रिलीज होता है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ये सोडियम और वाटर को रिटेन करना शुरू कर देता है। सोडियम और वाटर जैसे रिटेन होंगे तो उसके रिजल्ट में फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वेनस रिटर्न बढ़ती है, वेनस रिटर्न बढ़ेगी, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, कार्डिक आउटपुट बढ़ेगी, कार्डिक आउटपुट बढ़ेगी तो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये रीनल एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम जो रास सिस्टम है वो इस तरह ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा होता है। ये कब रिलीज होएगा, जब ब्लड प्रेशर कम होएगा, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होएगा, हाइपोवोलेमिया की कंडीशन होएगी, सोडियम का लेवल कम होएगा या पोटाशियम का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। अब जैसे ही एल्डोस्टेरोन रिलीज होएगा, एल्डोस्टेरोन सोडियम और वाटर को तो रिटेन करता है, लेकिन पोटाशियम को एक्सक्रीट आउट करवा देता है। दैट वाज ऑल अबाउट सीवीएस, जिसमें हमने आज मेनली स्ट्रोक वॉल्यूम डिस्कस किया है, कार्डिक आउटपुट को डिस्कस किया है और ब्लड प्रेशर को डिस्कस किया है। इसमें मेनली जो है ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैसे कंट्रोल हो रहा होता है, कौन से ऐसे मैकेनिज्म हैं जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को कंट्रोल कर रहे होते हैं। शॉर्ट टर्म में हमने बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स पढ़ा है, कीमोरिसेप्टर्स पढ़ा है, सर्कुलेटरी हार्मोन जिनमें एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म में हमने रीनल एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम को डिस्कस किया है, एडीएच को डिस्कस किया है। इसके अलावा हमने एएनपी के बारे में डिस्कस किया है। तो ये ऑल अबाउट सीवीएस। इंशाल्लाह हम जब नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे उसमें हम लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, इफ़ यू हैव एनी क्वायरी तो आप मेरे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे भी पूछ सकते हैं। वी विल शेयर दिस स्लाइड्स इन द व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल। तो काइंडली स्टे सेफ, स्टे होम और अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा अच्छे वाली, ताकि आपके क्विज अच्छा हो सके। ओके, सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर। बाय, स्टे ब्लेस्ड।